माय चैनल। आई एम सिमरत सहानी। तो क्लास 10 स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे हम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक्स के ईच एंड एवरी चैप्टर को इन डिटेल। तो वेलकम टू द वन शॉट लेक्चर। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो हमारी 10th बोर्ड एग्जाम की भैया दूसरी बुक है, उसका एक एक चैप्टर लाइन बाय लाइन डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी, जिससे वो तुम्हारे दिमाग में बस जाएगा। ये वन शॉट देखने के बाद, ये वीडियोस देखने के बाद आपको एनसीईआरटी को टच करने की भी जरूरत नहीं है, ना ही तुम्हें कुछ और इन चैप्टर्स को पढ़ने की जरूरत है। यू विल अंडरस्टैंड देम वेरी क्लियरली। बस एक काम करना होगा, क्योंकि गाइस चैप्टर पढ़ने के बाद क्या दिक्कत है कि भाई इसके बेसिस पे क्या क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन लिखने एग्जाम में बढ़िया तरीके से, तो उसका भी मैंने आपको सॉल्यूशन दे दिया है। मेरे चैनल पे मैं अपलोड करूंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हर चैप्टर के, जिन्हें मैं बेस क्वेश्चन कहती हूँ। तो आप हर चैप्टर के 10-10 बेस क्वेश्चन देख लेना और वहीं से तुम्हें मिल जाएंगे सारे आंसर्स। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके बोर्ड एग्जाम में, उन 10 से ही सारे आंसर बना के तुम लिख दोगे। तो पहले वन शॉट में लेक्चर्स से जो है अपना चैप्टर समझ लो, फिर क्वेश्चन आंसर देख के जो है 100 में से 100 तुम्हारे पक्के हो जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं अब हम अपनी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का पहला चैप्टर, जिसका नाम है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो भाई ये जो चैप्टर है ना, इसका मेन कैरेक्टर है एक डॉगी, और ये डॉगी नहीं है भैया, ये कोई शहजादा है। किसी शहजादे और प्रिंस से कम लाइफस्टाइल नहीं है इसका। ये तुम ना थोड़े जेलस भी हो जाओगे इसका इतना बढ़िया लाइफस्टाइल सुनने के बाद, ठीक है। और ये जो शहजादा है हमारा, इसका नाम क्या है? ट्रिक्की, TRICKI, ट्रिक्की। और इसकी जो मम्मी है, मम्मी कहो या इसकी जो मालकिन कहो, उनका नाम है मिसेस पम्फरी, और वो इसको रखती है बिल्कुल शहजादा स्टाइल में। पता है आपको इसको खाने को क्या क्या मिलता है? तुमने तो ये सब चीज़ें शायद कभी टेस्ट भी ना करी हो। आदि इनमें से भैया वाइन, रोज इसके लिए घर में वाइन की बोतलें खुलती हैं, कभी इसके लिए ब्रांडी आती है, कभी इसके लिए चीज़ केक, क्रीम केक, ये वाले तरीके का, कॉड लिवर ऑयल ये हो गया, इसके लिए पेस्ट्रियां आ रही हैं, कभी अलग अलग टाइप का खाना भर भर के इसको रोज खिलाया जाता है। अब इसकी गड़बड़ क्या है इसकी लाइफ में कि इसे जितना खाना खिलाया जाता है ये भूखों की तरह बैठ के खाता रहता है। और ये तो तुम्हें पता ही होगा यार, शरीर तो अपना ही है, कोई तुम्हें कितना भी खिलाता रहे, अपनी तो तुम्हें पर्सनल केयर खुद करनी पड़ेगी ना। ये भाई साहब वो नहीं करते हैं, ये बहुत एक नंबर का लालची है। इसे जब कुछ खाने को खिलाओ ये खाना स्टार्ट कर देता है, इतना भुक्कड़ है ये हमारा ट्रिकी। और इससे इसको क्या होता है, एक दिन ऐसा आता है जिस दिन इसकी बॉडी में अपनी फेवरेट चीज़ें खाने तक की जो है जगह नहीं बचती है, और इसकी हो जाती है टोटल तबीयत खराब, और जो है वॉमिटिंग ये बेचारा कर रहा होता है। तो इसने अपनी जो है ना प्रॉब्लम खुद ही खड़ी कर ली, बिकॉज ये इतना जो है लालची था, सब कुछ खाता रहता था, और इसकी जो मम्मी है वो इसे खिलाती रहती थी। सेकेंडली, इसका जो लाइफस्टाइल था वो डॉग्स जैसा बिल्कुल नहीं था। ना ये कोई एक्सरसाइज कर रहा है, ना ये कोई वॉक कर रहा है, ना ये कुछ जो है खेलता था। नहीं भैया, ये तो आलीशान महल जैसे अपने घर में आलीशान कपड़ों में जो है बन ठन के बैठा रहता था। इसकी भाई साहब अपनी पूरी वार्डरोब थी, गुची शनेल से कम नहीं होगी वो बिल्कुल भी। ऐसी वार्डरोब भैया, ये फर वाले कोट निकलते थे इसके रोज के। अगर बारिश हो जाए तो रेनकोट बढ़िया से बढ़िया ब्रांडेड इसके लिए निकल जाते थे। सोने के लिए इसके जो फर्नीचर था ना, रात का अलग, दिन का अलग, सुबह का अलग, खाने के बर्तन अलग। तो ऐसा लाइफस्टाइल में रहता था हमारा ये ट्रिकी। तो आप आज जानोगे कि जब इसकी ट्रिकी की जो तबीयत खराब होती है, इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है कि जो है हमारे जो डॉक्टर जी हैं वो इसे कैसे सही करते हैं, आज आप ये जानोगे इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर के जो है थर्ड मेन कैरेक्टर कौन है, थर्ड क्या कहो, सबसे मेन कैरेक्टर यही है। उनका नाम है जेम्स हैरियट, जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है। शायद उन्होंने लाइफ में सच्ची घटना पर आधारित है ये चैप्टर आपका। तो जो जेम्स हैरियट जी है वो डॉग के डॉक्टर है, ठीक है, जानवरों को डॉक्टर है, वो वेट है, और वो आज हमें बताएंगे कि कैसे उन्होंने ट्रिकी को ठीक करा जब ट्रिकी की इतनी भयंकर तबीयत खराब हो गई थी, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं हम चैप्टर को विद द स्टार्टिंग। तो स्टार्टिंग में वो बताते हैं, एक दिन मैं जा रहा था गड्डी लेके अपनी, और मैंने देखा भैया कि ये ट्रिकी की मालकिन जो है पम्फरी जी, वो ट्रिकी को वॉक कराती भी ले जाती है। और वो हैरान हो गए ट्रिकी को देख के कि भाई वो तो भाई साहब चल भी नहीं पा रहे थे ट्रिकी जी। ऐसे हाफता हुआ मोटा सा ब्लोटेड सॉसेज जैसा ट्रिकी लग रहा था, आंखें लाल हो रखी, आंखों में से पानी आ रहा और हाफे जा रहा, इससे 4 कदम भी नहीं चल पा रहा था। तो वो बड़े टेंस हो गए, गाड़ी में से उतरे और आंटी से पूछा कि भाई क्या हो गया है इसको, क्या हो गया है। तो वो डर गई, क्योंकि जो है वो उनका रेगुलर पेशेंट था ट्रिकी डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रखे थे कि इसको डाइटिंग कराओ, इसको एक्सरसाइज कराओ, बट वो कहती है मैं ना इसे नहीं करा रही थी क्योंकि मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है, तो बल्कि मैं तो इसे बहुत कुछ खिला रही हूँ आजकल, कभी माल्ट खिलाती हूँ, कभी कॉड लिवर ऑयल, हॉर्लिक्स पिला रही हूँ रात को कि इसे अच्छे से नींद आ जाए। तो जो है मैं उसको जो है मुझे लगा कि इसकी तबीयत खराब हो रही है, तो वो डाइट नहीं करवाती थी, बल्कि
ज़्यादा से ज़्यादा खाना इस ट्रिकी को खिलाती रहती थी। डॉक्टर साहब पूछते अच्छा चलो मीठा कुछ कम करा, तो कहती है नहीं, एक आध दिन मैंने मना करा, फिर ये ऐसी शक्ल बना लेता है और मेरे को तरस आता है इसमें, मेरे प्यारे बच्चे को कैसे मैं मना कर दूँ। तो क्रीम क्रीम चॉकलेट वगैरह तो चल ही रही है। तो यहाँ पे हमारे डॉक्टर जी को समझ में आ गया कि इसको जो है ट्रिकी का कुछ हो नहीं सकता। इसकी सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या है कि ये लालची है। कभी भी आंटी जी कुछ खिलाए, भाई तुम मना कर दो, पेट में जगह नहीं, 100 बार खिलाएंगे तो ये 100 के 100 बार जो है खाना खा लिया करता था। तो वो उनको समझाते कि नहीं मैडम, अब आप जो है अच्छे से जो है इसको एक्सरसाइज कराना शुरू कराओ, और आगे से अगर आप जो है ये सावधानी नहीं बरतोगे तो इसकी बहुत तबीयत खराब हो जाएगी। वो कह रहे मैंने उनको जो है एक वार्निंग दे दी और मैं अपनी गाड़ी लेके चला गया। और फिर यही होता है, कुछ दिन बीत जाते हैं, पम्फरी मैडम का फ़ोन आता है, बड़ी घबराई हुई, बड़ी डरी हुई पम्फरी मैडम फ़ोन करती हैं हमारे डॉक्टर अंकल को और उन्हें कहते हैं कि जय टिक्की की तो बहुत तबीयत ख़राब हो गई है। वो पूरा दिन कारपेट पे बैठा रहता है, अपनी फेवरेट चीज़ें खाने को भी मना कर दिया, मुंह में कुछ डाल ही नहीं रहा है, कुछ भी खाने को उसने मना कर दिया। तो देखो, पहले अगर थोड़ा बहुत खा लेता, पहले लालच नहीं करता, अच्छे तरीके से जिस समय भूख लगी हो तब खाया होता, तो आज उसकी ये बीमारी वाली हालत नहीं होती। बट नहीं, लालच बुरी बला है। तो आज ट्रिकी इतना ज़्यादा बीमार हो गया है कि वो कुछ भी खाने की हालत में नहीं बचा था। अब डॉक्टर अंकल कहते हैं मेरे पास प्लान पूरा सा पहले रेडी था कि अगर मुझे ट्रिकी को ठीक करना है तो मुझे इसको इस घर से महल से बाहर निकालना पड़ेगा, वरना यहाँ तो इसकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। तो वो उनको कह देते पम्फरी आंटी को कि इसको तो 15 दिन मेरे को जो है अपने पास अपने हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा, तब जाके आपका ट्रिकी जो है ठीक होगा। वो परेशान होती है, बट फिर ट्रिकी की मम्मी थी, वो बहुत प्यार करती थी उससे, भेज देती है डॉक्टर के साथ। अब डॉक्टर अंकल कहते हैं मैं निकला अपनी गड्डी लेके उसको जो है ट्रिकी को रिसीव करने के लिए, खुद गए वो ट्रिकी को लेने के लिए। तो जैसे ही मैं घर पहुँचा वहाँ पे, तो वहाँ महल में अफरा तफरी मच रखी थी। सारा का सारा स्टाफ, पम्फरी आंटी, ट्रिकी का सारा सामान, उसके कपड़े, उसके जूते, उसके जो है बर्तन, उसके जो है गद्दे जिस पे वो सोया करता था, बेड्स अलग अलग टाइप के, वो सब जो है पैक करके मेरी छोटी सी गाड़ी में रखे जा रहे। मेरी गाड़ी में जगह ही नहीं बची, इतना उन्होंने मेरी गाड़ी को स्टफ कर दिया। मैंने ट्रिकी को बिठाया सीट पे और मैंने जो है जल्दी से भगानी शुरू कर दी अपनी गाड़ी की, पता नहीं कहीं मेरी गाड़ी तोड़ी ना दी ये सामान रख के। बट उतने में भी मिसेस पम्फरी पीछे से इतने सारे कोट्स का बंडल लाती हैं और उसको यूँ फेंक देती है जाते जाते ट्रिकी की कार के अंदर, वो अंकल की गाड़ी के अंदर, कि सर इसको ये जो है ये भी पहना दिया करना। और वो कहता है मैं तो गाड़ी लेके वहाँ से भाग गया और मैं पहुँचा क्लिनिक में, जहाँ अब मुझे करनी थी ट्रिकी की जो है ट्रीटमेंट। फिर वो कहते हैं मैंने ट्रिकी के ट्रीटमेंट के लिए क्या करा, तो अब आपको क्या लग रहा है कि कोई सर्जरी वगैरह होगी? ना भाई ना, कोई सर्जरी नहीं करी। वो कह रहे मैंने क्या करा, ट्रिकी को ले जाके जो है सबसे पहले तो वहाँ पे लीव कर दिया क्लिनिक में। उस क्लिनिक में बहुत सारे और डॉग्स भी थे, बहुत जो है कूल से डॉग्स थे वहाँ पे, जो बिल्कुल जो है आप मानो कि बहुत फेरोशियस बढ़िया तगड़े डॉग्स थे वहाँ पे बाकी सारे, क्योंकि वो उनकी निगरानी में रह रहे थे, तो वो बहुत फास्ट, बहुत तगड़े ऐसे डॉग्स उनके पास में वहाँ पे थे। तो कह रहे मैंने ट्रिकी को भी उनके सामने ले जाके बिठा दिया। उन सब ने आके ट्रिकी को जो है सूंघा, इधर उधर वो ट्रिकी के पास घूमे, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं आया, ट्रिकी में इग्नोर करके चले गए। और ट्रिकी में हालत ही नहीं थी इतनी, वो बोल भी नहीं, मतलब जो है बात भी नहीं कर पा रहा था, इधर देख भी नहीं पा रहा था। वो आराम से उन्होंने उसको बिठा दिया। कहाँ बिठाया? एक गत्ते के डब्बे में। कोई वो आलीशान बेड नहीं लेकर आए, वो एक गत्ते के डब्बे में बिठाया उसे और उसका ट्रीटमेंट शुरू करा। ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने कोई दवाई नहीं दी, कोई इंजेक्शन नहीं लगाया। कह रहे बस मैंने उसे 2 दिन तक पहले पानी पिलाया कि ये बहुत खा चुका है, इतना इसके पेट में है खाना। 2 दिन तक उसे सिर्फ और सिर्फ पानी पिलाया, तो उसका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जाग गया अपनी सराउंडिंग में। उसे समझ में आया अच्छा मैं कहीं और आया हूँ। बाकी डॉग्स को उसने देखना शुरू करा। शाम को दूसरे दिन के दूसरे डॉग्स के पीछे पीछे गार्डन में घूमने भी चला गया ये ट्रिकी, ठीक है। फिर कह रहे तीसरे दिन हमने इसको खाना खिलाया और तब ट्रिकी ने जो है खाना खाया था। और जो दूसरे दिन की शाम थी, जब डॉग्स वगैरह को खाना खिलाया था, तो ट्रिकी को कुछ खाना नहीं दिया था। तो ये भाई साहब पता है क्या कर लेते, जब बाकी डॉग्स ने अपने बर्तन में से खाना खा लिया था ना, कटोरों में से, तो उनके में से बचा कुचा जाके खा लेते। अब देखो वो भाई साहब जिनको दिन की पता नहीं क्या क्या खाने को मिलता था, तो आज वो दूसरों के जो डॉग्स के जो फूड था उसको जाके बाद में जाके जो है उसमें से खा रहा था, क्योंकि उसे अब इंपॉर्टेंस पता चल रही थी। अब जो है उसको जो 2 दिन जब डाइटिंग कराई थी ना, तो अब जो है धीरे धीरे उस पर इफेक्ट आना शुरू हो गया था। थर्ड डे उन्होंने कहा उसके लिए भी हमने एक सिंपल सा कटोरा रख दिया जैसे बाकी डॉग्स का था, और वो जो है उसने खाना शुरू कर दिया, ठीक है। अब इनके यहाँ पे क्लिनिक में क्या सिस्टम था कि ये जो बड़े बड़े बाकी डॉग्स थे ना, वो बहुत चालू होते थे। वो क्या करते थे, अपना खाना तो जल्दी जल्दी खा लिया करते थे और अपना खाना फिनिश करते दूसरे के खाने पे अटैक करते थे। ऐसा कुछ मेरे साथ बचपन में बहुत बार हुआ है। जैसे मैं अपने कजन्स के साथ घूमने जाती थी, तो जब हम कुछ ऑर्डर करते थे तो वो अपना खाना जल्दी खा लेते थे, मैं धीरे धीरे खाती थी, फिर वो मेरे खाने पर अटैक करते थे। तो भाई इससे तो मुझे वही सीन याद आया। तो ये सारे डॉग्स वहाँ पे क्या करते थे, अपना खाना निपटा के दूसरे डॉग्स के खाने पर कूद पड़ते थे। तो
ट्रिक्की भी अब यही करता था कि भाई मैं अपना जल्दी खा लूँ वरना ये आके मेरा खाना खाना शुरू कर देंगे। तो ऐसा चेंज ऑफ एटमॉस्फेयर हुआ ट्रिक्की के लिए। कहाँ वो राजू का ज़िंदगी जी रहा है, बट ही वॉज हैप्पी इन दैट स्टे। मत सोचो ट्रिक्की को कुछ प्रॉब्लम होती नहीं, वो बहुत घुल मिल जाते हैं उन डॉग्स के साथ। शाम को उनके साथ खेल रहा है गार्डन में, उनके साथ चूहे पकड़ रहा है, कूद रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। और कुछ दिनों में ट्रिक्की बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाता है, पतला हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। और वहाँ पे मिसेस पंफरी के फ़ोन पे फ़ोन बजने जो है हमारे डॉक्टर अंकल को शुरू हो रही है। देखो ट्रिक्की ने घूमना शुरू कर दिया, जो है इनके फ़ोन पे फ़ोन बज रहे हैं पंफरी आंटी के। तो जो है डॉक्टर अंकल फ़ोन उठा के पूछते क्या हुआ, तो वो कहती कैसा है मेरा ट्रिक्की। वो बहुत टेंशन लेती थी। तो डॉक्टर उन्हें कहते थे हाँ वो कन्वल्जिंग स्टेट में, यानी कि वो धीरे धीरे सही हो रहा है। बट मैडम जो है नहीं मानती थी कुछ भी। उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, डॉक्टर अंकल बताते हैं। जेम्स हैरियट थी। एक दिन क्या हुआ, मैं जैसे ही क्लिनिक से बाहर गया तो एक वहाँ पे आए स्टाफ इनके पंफरी के घर से, और वो अपने साथ में लेकर आ रहे हैं भैया अंडे की ट्रे, बड़ी बड़ी अंडे की ट्रे लेकर आ रहे हैं। किसके लिए? हमारे लिए नहीं, ट्रिक्की के लिए, कि रोज़ ट्रिक्की को एग्स खिलाया जाए। फिर क्या आ गई भैया, एक दिन वाइन की पेटी आ गई कि ट्रिक्की का रिच करने के लिए ब्लड को जो है वो वाइन भिजवाने लगी, और कह रहे ये जो है हमारे लिए बहुत बढ़िया हो गया। हमने कुछ उसको तो खिलाया नहीं उन्होंने ट्रिक्की को, क्योंकि वो उसके लिए सूटेबल नहीं था उस समय पे। और ये कह रहे हमारे तो मज़े आ गए, हमारा तो क्लिनिक में 5 स्टार होटल खुल गया। सुबह मैं और मेरा क्लिनिक के सारे स्टाफ एग्स खा रहे, वाइन पी रहे, हमारे को तो बहुत मज़ा आ रहा था ट्रिक्की के यहाँ पे होने में। और कह रहे हमारी तो मतलब बिल्कुल ही ऐसा हो गया, एंड हो गया सीन, जब आंटी ने क्या करा, ब्रांडी की बॉटल्स भिजवानी शुरू कर दी, वो भी ट्रिक्की की तबीयत ठीक करने के लिए। तो वो कह रहे सुबह वाइन पी रहे, शाम को ब्रांडी पी रहे, एग्स खा रहे, ये करे वो करे। ट्रिक्की की वजह से उनका क्लिनिक बन गया था एक 5 स्टार होटल का रेस्टोरेंट टाइप। बट वो कहते हैं अब 15 दिन बीत चुके थे और ट्रिक्की हो गया था ठीक, बिल्कुल उसकी तबीयत अब ठीक हो गई थी। और जो है उनको थोड़ा सा लालच आ रहा था, क्या करूँ इसको परमानेंट गेस्ट बना लेता हूँ अपने यहाँ कि रेस्टोरेंट सर्विस चलती रहे। बट वो कहते हैं नहीं, ट्रिक्की के बारे में वो सोचता है कि नहीं यार इसको वापस भेज देना चाहिए, क्योंकि मिसेस पंफरी से प्यार बहुत करती है ना, उनका प्यारा बेटा है। और कहीं ना कहीं शायद उन्हें ये भी लग रहा होगा कि मैं वापस भेजूंगा तो वो दोबारा ट्रिक्की की ऐसी हालत कर देंगी। तो बट फिर भी वो जो है मिसेस पंफरी के बारे में सोचता है कि उन्हें अपने बच्चे की कितनी याद आ रही होगी। तो वो उन्हें फ़ोन करके कहते हैं कि आप इसे लेने आ जाओ। विद इन 10 to 15 मिनट्स वो कहते हैं काली लंबी चमकती हुई गाड़ी आ गई और मैं ट्रिक्की को लेके बाहर गया और मैंने मिसेस पंफरी को ट्रिक्की को दे दिया। ट्रिक्की अब बिल्कुल परफेक्ट बन चुका था, ऐसा लग रहा था बिल्कुल ही ना हार्ड मसल लिथ स्ट्रॉन्ग जो है ऐसा डॉग लग रहा था वो पहले से। अब में कंपेयर आप करो तो वो बिल्कुल परफेक्ट हो चुका था। ट्रिक्की बहुत स्ट्रॉन्ग भागता था, बहुत तेज़, और वो कूद के जाता है मिसेस पंफरी पे और उनको जाके जो है मिसेस पंफरी के गले लगा लेता है ट्रिक्की। ठीक है, अब ट्रिक्की को जो है बाय बाय कर देते हैं मिस्टर हैरियट और जो है आंटी जी जा रही होती है मिसेस पंफरी। जैसे ही वो गाड़ी से जा रही होती है आगे तक थोड़ी सड़क पे चली जाती है, खिड़की खोल के पीछे मुड़ के देख के चिल्लाती हैं, थैंक यू मिस्टर हैरियट, दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। यही है आपके चैप्टर का नाम। ट्रायम्फ मतलब होता है विक्ट्री, किसी चीज़ को जीत जाना, और सर्जरी मतलब तो तुम्हें पता ही होगा। तो उन्हें ऐसा लग रहा था उन्होंने कोई सर्जरी करके जो है ट्रिक्की को ठीक कर दिया है, बट हम लोगों को पता है कोई सर्जरी नहीं करी, अच्छा खाना खिलाया, उसे सूटेबल खाना खिलाया, तो हमारा ट्रिक्की हो गया बिल्कुल परफेक्ट। अब आगे क्या होगा वो तो हमें पता नहीं, वो ट्रिक्की के साथ क्या करेंगी, बट हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट, क्वेश्चन मिल जाएंगे वन शॉट में। हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर द थीफ स्टोरी है, सेकंड चैप्टर द थीफ स्टोरी। जैसे नाम से पता चला है चोर की कहानी पढ़ेंगे। दो मेन कैरेक्टर है इसके, एक बचा है अनिल, दूसरा है हरी सिंह जो है हमारा चोर। जो ये अनिल है ये 25 साल का है और जो ये हरी सिंह है ये है कुल 15 साल का और ये है एक शातिर खतरनाक चोर। तो ये 15 साल का बच्चा चोर है, नाम है इसका हरी सिंह। ये भी इसका असली नाम नहीं है, ये हर महीने जब भी कोई नया शिकार पकड़ता है इसके यहाँ चोरी करूंगा तो अपना नया नाम रख लेता है। तो थ्रू आउट द चैप्टर हमें इसका असली नाम तो नहीं पता चलेगा शातिर चोर का, हरी सिंह हम मानेंगे इसके नाम को। तो जैसे ही चैप्टर शुरू होता है आपको पता चलेगा कि ये जो हरी सिंह है अब फिराक में है कि इसको मिल जाए कोई नया शिकार जिसको जो है ये थोड़ा बहुत जो है अपनी बातों से इन्फ्लुएंस करके उसको जो है पैसे वैसे उससे लूट ले। तो ये जाता है एक रेसलिंग मैच देखने और वहां पे इसे मिल जाता है एक ऐसा ही इंसान जिसको ये कर सकता है टारगेट। वो कौन था? अनिल था। 25 साल का एक लड़का है, बड़ा क्यूट सा पतला सा आप मानो ये जो है लड़का है, ठीक है। तो जो आप मानो ये तगड़ा सा नहीं है, क्यूट सा भी, कुछ सिंपल सा दिख रहा है शक्ल से, और इसको लगता है भाई इसको तो जाके मैं इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, इसको अपनी बातों में फंसा लूंगा और इसको जो है मैं लूट सकता हूँ बहुत ईजिली। तो ये चला जाता है हमारे रेसलिंग मैच पे और उसको जाके मक्खन लगाना शुरू कर देते हैं, अरे वाह तुम भी बिल्कुल रेसलर दिख रहे हो ये वो। और वो भी इसको पलट के कह देते हैं भाई तू भी बिल्कुल रेसलर दिख रहा है। और कहते हैं मैं बहुत पतला सा था तो मेरे पे तो सूट नहीं करती थी ये बात, बट फिर भी अनिल थोड़ा जो है मसल वसल थे उसके, मतलब पतला होने के बावजूद बढ़िया बॉडी थी तो उस पर तो ये सूट कर रहा था, मेरे पे नहीं कर रहा था। और फिर ये दोनों बैठ के बातें करते हैं, ये अनिल से
ऐसी रेसलर्स की बातें करता रहता है और उसको अपनी बातों में फंसाता रहता है, ठीक है। अब रेसलिंग मैच खत्म होता है, अनिल अपने घर जा रहा होता है, तो ये उसका करता है पीछा। तो अनिल उससे पूछता है, अरे क्या हो गया, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तो ये सीधा जाके पॉइंट पे बात करता है उसको और कहता है कि जी मुझे करना है तुम्हारे लिए काम, मैं तुम्हारे लिए कुछ काम करना चाहता हूँ। तो वो कहता है भाई मेरे पे पैसा ही नहीं है, मैं कहाँ से तुझे जॉब दे दूँ, मेरे पे कोई पैसा नहीं है। तो वो कहता है अच्छा ठीक है, तेरे पे खाना है, मुझे खाना खिला देगा तू? तो वो कहता है हाँ खाना तो मैं तुझे खिला दूंगा अगर तू मुझे खाना बना के खिला देगा तो इन दोनों की हो जाती है डील, जो भी बात होती है भाई इनकी डील हो जाती है। अनिल कहता है ठीक है तुम मेरे लिए घर पे जो है खाना बना देना और कुछ मेरे घर के सामान वामान खरीद के लिया ना बाजार से, तुम मेरे घर पे रह लो, मैं पैसा तो नहीं दूंगा, मैं तुम्हें फ्री में खाना खिला दूंगा, खाना बनाना तो आता है ना? ये उसे कह देता है हाँ मुझे बढ़िया खाना बनाना आता है। जो भी इस चोर ने बिल्कुल झूठ बोला था, इसे खाना बनाना तो कतई नहीं आता था। तो ये घर जाके खाना बनाता है जो इतना गंदा बनता है कि अनिल को उसे डॉग्स को खिलाना पड़ता है। और अनिल कहते हैं जा भाई अपने रास्ते। तो ये बड़ी शिनचैन जैसे वो और हिमावारी जो आंखों में से वो गोल्डन जो है तरंगे नहीं निकालते पटाने के लिए और इम्प्रेस करने के लिए कि नहीं हमारी बात मान जाओ, वैसे ही स्माइल से ये देखता है अनिल को। और अनिल एक बहुत ब्यूटीफुल इंसान है, दिल का प्योर हार्ट गोल्डन हार्ट वाला इंसान था ये। तो ये बच्चे पे खा जाता है तरस के, अरे छोटा सा 15 साल का बच्चा है क्या ऐसे भगाऊं? उसको कहता है अरे कोई बात नहीं भाई तेरे को खाना बनाना भी सिखा दूंगा और पता है मैं ना तुझे पढ़ना लिखना भी सिखाऊंगा, क्योंकि अनिल एक पढ़ा लिखा एजुकेटेड लड़का है और ये है एक बहुत अच्छा राइटर। बट पैसे वैसे इसे इतने मिलते नहीं है राइटिंग करने के, कभी कोई किताब बिक जाती है तो बढ़िया पैसा कमा लेता है ये, ठीक है। तो ये हरी सिंह को प्रॉमिस करता है भाई मैं तुझे खाना बनाना भी सिखा दूंगा और हम भाइयों की तरह रहेंगे और जो है तुझे जो है पढ़ना लिखना भी सिखा दूंगा। अब ये कहाँ रह रहे थे? तो अनिल भाई कोई बहुत अमीर नहीं था, कोई बड़ा घर नहीं था इसका एक हलवाई की दुकान थी जमुना स्वीट शॉप, उसके ऊपर एक ही कमरा था इसके पास में। तो ये उसको बैल्कनी में दे देता है जगह हरी सिंह को कि तू बैल्कनी में रह ले, मैं रूम में रह लूंगा और किचन में खाना हो जाएगा हमारा, बस इतना सही इनका घर था, ठीक है। फिर हरी सिंह कहता है मैं इसी के घर पे रहा, अनिल के घर पे बहुत समय तक। कभी अनिल के लिए सब्जी वब्जी लेकर आ रहा हूँ बाजार से, कभी कुछ सामान ला रहा हूँ, कभी चाय बना रहा हूँ, कभी कॉफ़ी बना रहा हूँ, कभी खाना बना रहा हूँ, यही सब में मेरे दिनचर्या चलता रहा। कभी कभी 1-2 रुपये हिसाब के बच जाते थे सब्जी मंडी के, वो मैं रख लेता था अपने पास में, वो उस पर अनिल मुझे कुछ कहता भी नहीं था। मैंने कोई चोरी वोरी इसके घर में नहीं करी, कुछ था ही नहीं चुराने को, चुराता क्या, गरीब था बिल्कुल ये। बट एक दिन जो है अनिल भाई साहब जो है इसे पता चलता है कि क्या है अनिल एक राइटर है, राइटर करके जो है ये अपनी किताबें लिखता है, कभी अगर कोई बिक जाए तो इसे पैसा मिल जाता है। और अनिल भी है ना बड़ा खर्चूमल है, खर्चे करता है, जैसे ही इसके पास पैसे आ जाते हैं अपने दोस्तों पे जाके उड़ा देता है। तो एक दिन ऐसे ही होता है अनिल घर आता है और अनिल अपने घर आता है बहुत सारे नोटों का बंडल लेके, यानी कि पैसे कमा के लाता है और हरी सिंह को बता भी देता है ये देख मैंने पैसे कमाए हैं और मेरी बुक बिक गई है एक पब्लिशर को, तो इसलिए मेरे पास ये पैसे आ गए हैं, ठीक है। अब जो है वो पैसे उसको दिखा के रात को सो जाता है अनिल और सोने से पहले उन पैसों को रख देता है अपने तकिए के नीचे छुपा के। और इस दिन का इंतजार था हमारे हरी सिंह को, उसको यही तो इंतजार था कि भाई एक दिन ऐसा हो जिस दिन इस पे पैसे और मैं लूट लूँ। तो अब क्या करेगा वो, आप सोचो। तो वो दिन आ जाता है। अब वो पहले सोचता है चोरी करने से पहले भी कि यार मैं क्या करूं, जो है कभी किसी गरीब आदमी के यहाँ चोरी करो ना तो उसे तो एक्सेप्ट कर लेता है वो, किसी के यहाँ चोरी करो लालची वालची के यहाँ तो मज़ा आता है, किसी के यहाँ चोरी करो तो उसे गुस्सा आ जाएगा। यार मुझे हरी सिंह के यहाँ उसको जो अनिल के यहाँ चोरी करने में पहले थोड़ा अजीब लग रहा था, बट फिर ये खुद को समझाता है नहीं भाई बहुत दिन हो गए हैं, मैं फॉर्म से आउट ऑफ फॉर्म हो गया हूँ, नहीं मुझे चोरी करनी पड़ेगी। तो खुद को मोटिवेट करता है, जाता है अनिल के पास में, ये तकिए के नीचे से पैसे निकालता है और भाग जाता है, बाहर भागता है घर से बिल्कुल। और जैसे घर से बाहर भागता है तो नोट गिनता है। फिर नोट कितने होते हैं, वो 600 रुपये होते हैं, 50-50 के नोट होते हैं सारे के सारे। और ये भागते भागते जाता है फिर लखनऊ में नहीं जाता है, स्टेशन पे जाता है, वहाँ पे निकलने वाली होती है लखनऊ एक्सप्रेस। और ये पूरा प्लान कर लेता है कि मैं ट्रेन में चढ़ के चला जाऊँगा, बाय बाय कर दूंगा अनिल को, 600 रुपये में तो मज़े की ज़िंदगी जीऊँगा बिल्कुल एकदम, कुछ महीनों के लिए तो हाल फिलहाल के लिए। तो ये जब ट्रेन में चढ़ने वाला होता है कहता है टिकट विकेट तो मैं लेता नहीं हूँ, क्योंकि मैं क्यों खरीदूँ टिकट, मैं नहीं कोई टिकट नहीं खरीदी इसने आज तक कभी भी। तो भाई ये कहता है मैं बस ट्रेन में जो है जंप करके चढ़ने ही वाला था, बट पता नहीं क्या हुआ, कौन सी ताकत ने मुझे रोक दिया, मैं ट्रेन में नहीं चढ़ पाया और मेरे सामने से ट्रेन फिर करके चली गई। और फिर ये डिजर्टेड प्लेटफॉर्म पर रात हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा आधी रात का समय होगा। एक छोटा सा 15 साल का बच्चा अकेला खड़ा है, कह रहा मैं करूँ क्या, मेरे कोई दोस्त नहीं है, दोस्त होते हैं मुसीबत इसके अकॉर्डिंग, ना मैं किसी को जानता हूँ, मैं होटल में जाऊँगा तो मेरे पे शक जाएगा, 15 साल का बच्चा होटल में क्या कर रहा है, बड़ा परेशान। कह रहा मैं क्या करूँ, मेरा तो एक ही जान पहचान वाला आदमी था ये अनिल, जिसको मैं चोरी करके आ गया हूँ जिसके यहाँ पे, अब मैं क्या करूँ। कंफ्यूज हो जाता है, चलने लगता है धीरे धीरे, बाजार तक पहुँच जाता है, बाजार में जाके बेंच पे बैठता है, सोचता है भाई क्या करूँगा, क्या होगा, कैसे होगा। इतने में वहाँ पे बारिश होने लगती है, तो फिर भाग के जाता है, एक घंटा घर होता है, क्लॉक टावर होता है, उसके नीचे जाके उसके शेड में बैठ जाता है कि एटलीस्ट जो है बारिश से ये गीला ना हो, ठीक है। तो अब आप सोचो इसकी क्या हालत हो गई है, कम से कम इसके छत पे सर पे
छत तो थी ना जिस समय पे ये इसके साथ में रह रहा था, हमारे अनिल के साथ में। अब इसके पास कुछ भी नहीं था, नवंबर का महीना चल रहा था, ठंड में ठिठुरता हुआ ये सोचता है और अब इसे अपनी गलती रियलाइज़ हो जाती है। अब इसे समझ में आता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। चोरी करना तो बहुत आसान काम है। अनिल ने मुझे क्या प्रॉमिस करा था कि वो मुझे पढ़ना लिखना सिखाएगा, और जहाँ मैं पढ़ना लिखना सीख जाऊँगा, देखो इस चोर को पता है 15 साल के बच्चे को एजुकेशन की वैल्यू, कि अगर वो पढ़ लिया तो वो पता नहीं क्या कुछ कर सकता है ज़िंदगी में। कहता है ये 600 रुपये क्या, कितने ही 100 के रुपये मैं कमा सकता हूँ, लाखों रुपए मैं कमा लूँगा अगर मैं पढ़ना लिखना सीख जाऊँगा। तो इसे एजुकेशन की वैल्यू पता थी। फिर इसे बहुत बुरा लगता है, यार मैं क्या करूँ, यार मैं क्या करूँ, मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। और वो सोचता है कि कल अगर अनिल सुबह उठेगा ना तो उसे ये बुरा नहीं लगेगा कि उसके पैसे चोरी हो गए, 600 रुपये के लिए वो परेशान होगा। नहीं, वो जो मैंने दगाबाजी उसके साथ करी है ना, वो उसके लिए मन से परेशान होगा। बहुत परेशान हमारा अनिल के लिए ये होता है। और फिर ये सोचता है कि मैं अपनी गलती अभी भी सुधार सकता हूँ। भागता हुआ वापस जाता है अनिल के घर पे, और वहाँ पे वापस जो है धीरे से जो है बेड में जो वो जो तकिया था उसके नीचे ऐसे नोट रख देता है और सो जाता है बैल्कनी में जाके। और सुबह हो जाती है। अब सुबह क्या सीन होता है कि ये सोया रहता है, इसकी नींद नहीं खुलती, और अनिल ने उठ के चाय भी बना दी थी। अब जब ये उठ के आता है तो ये डर जाता है कि भाई अनिल को कहीं रात वाला बात पता तो नहीं चल गई है। तो अनिल इसके पास आता है और अनिल के हाथ में होता है 50 रुपये का नोट, और अनिल इसे 50 रुपये देता है। जब ये और अनिल इसको 50 रुपये देते हुए कहता है कि ये लो तुम्हारी जो है आज से मैं सैलरी दूंगा, अब से मैं ना तुम्हें रोज़ पे करना शुरू कर दूंगा, मेरे पे पैसे आ गए हैं। ये जैसे ही उस नोट को छूता है तो वो नोट गीला होता है कल रात की बारिश की वजह से, तो ये थोड़ा घबरा जाता है, ठीक है। और फिर जैसे ये नोट पकड़ता है हंसते हुए, तो अनिल से कहता है चलो आज से ना सेंटेंसेस पढ़ना शुरू करते हैं, आज से मैं तुम्हारे को ना राइटिंग सेंटेंस करना सिखाऊंगा, इंग्लिश में हिंदी में जो भी है लिखना सिखाऊंगा सेंटेंसेस को। और तब जो है ये अनिल को देख के हंसता है, अनिल इसे देख के हंसता है। तो ये हमें बताता है कि अनिल को ना 100% सब पता था कि कल रात को क्या हुआ है, कि मैंने पैसे चुराए होंगे, गीले हो गए, मैंने वापस रखे गए हैं। बट अनिल इतना प्योर हार्टेड इंसान था कि इसको कुछ नहीं कहता है। वो भी समझ जाते कि बच्चा पढ़ने के लिए वापस आया है, तो उसको ये नहीं कि धक्का मार के घर से बाहर निकाले कि तू चोर है, नहीं। इतना अच्छा इंसान था, उसे पैसे भी देने की प्रॉमिस करता है कि आज से तो मैं 50 रुपये महीना दूंगा और साथ के साथ में पढ़वाऊंगा अभी। तो देखो इतने अच्छे इंसान भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं अनिल जैसे। तो विद दिस ही आपका चैप्टर कंप्लीट। अब पढ़ेंगे अगला चैप्टर, अपना चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है द मिडनाइट विजिटर। यहाँ चलने वाली है एक मिशन इम्पॉसिबल टाइप की एक पिक्चर की स्टोरी तुम्हारे सामने, क्योंकि इसमें आने वाले एजेंट्स आपके लिए, ठीक है। तो पहले जो है यहाँ पे एजेंटों के बारे में आप जानोगे। तो एक एजेंट है, अगर जब भी आप कभी द मिशन इम्पॉसिबल देखते हो तो आपने एजेंट किसको देखा है, वहाँ पे टॉम क्रूज को देखा है। तो तुम एजेंट्स को कैसा समझते हो कि भैया टॉम क्रूज जैसे दिखते होंगे, पतले से, स्मार्ट से, लंबे से, चश्मा लगा के काला सा। ऐसी ना धारणा बनी हुई है लोगों की एजेंट्स के लिए कि एजेंट तो भैया साहब ऐसे ही दिखते होंगे। बट हमारे जो ये एजेंट अंकल है ये बिल्कुल ऐसे नहीं दिखले, ये गोलू मोलू से हैं, बिल्कुल एक रसगुल्ले जैसे क्यूट से, ठीक है। नाम क्या है इनका, ऑजिबल नाम है। तो इनको देख के कोई नहीं कह सकता कि ये है कोई एक एजेंट। साथ में इनके आज क्या होने वाला है, ये है एक फ्रेंच होटल के अंदर, ठीक है। वो होटल बड़ा बेकार सा, सस्ता सा, पुराना सा होटल है, सड़ी हुई बदबू आ रही है उस होटल के अंदर से। और इनके साथ में है होटल में, उनके साथ में एक लड़का है जिसका नाम है फाउलर, और ये है एक राइटर। ये इनके पीछे पीछे घूम रहा है। क्यों घूम रहा है, क्योंकि ये चाहता है कि ये कुछ ऐसा देख ले, एजेंट को ऐसा कुछ काम करता हुआ देख ले, कोई बढ़िया सा मिशन करता हुआ देख ले, जिससे ये एक राइटर है, इसको अपनी नॉवल लिखने के लिए कुछ इंस्पिरेशन मिल जाए, कुछ कहानी का हिंट मिल जाए इसको। बट जो है ये बड़ा परेशान है इनके पीछे पीछे घूमता हुआ, क्योंकि ये ना तो कोई एजेंट जैसे दिख रहे हैं, ना ये जो है साढ़े वैसे होटल में इसको लेकर आ गए हैं, ना वहाँ पे जो है कोई पार्टियाँ चल रही हैं जहाँ पे जो है बंदूकें इधर उधर हो रही हों, जहाँ पे कोई सीक्रेट मैसेजेस कोई लड़की आकर दे रही हो, कोई बड़ा कुछ कॉन्स्पिरेसी हो रही हो, ऐसा कुछ फैंसी सा तो हो नहीं रहा। इन्होंने तो बस अभी एक फ़ोन कॉल करी है और फिर ये चुपचाप जो है अपने रूम में जा रहे हैं, और ये बड़ा परेशान सा है। इनफैक्ट ये जो है ना हमारे ऑसिबल एजेंट जो है, जो बिल्कुल क्यूट से है, वो इसको खुद कहते हैं कि फाउलर तुम बड़े परेशान होके मेरे साथ में, क्योंकि जो तुमने एक्सेप्ट करा था, जो तुमने सोचा था कि भाई कोई मिस्ट्री चल रही होगी यहाँ पे, बड़ा कुछ फैंसी सा हो रहा होगा, वो सब तो तुम्हें दिख नहीं रहा है, तो तुम परेशान होगे। बट वो उसे कहते हैं चिंता बिल्कुल मत करो, आज कुछ तो एक्साइटिंग सा तुम्हें देखने को मिल ही जाएगा, क्योंकि वो जो रिपोर्ट मेरे पास आने वाली है, पता नहीं वो इतनी इंपॉर्टेंट है, कितने लोग मर चुके हैं उस रिपोर्ट को हासिल करने के चक्कर में, तो कुछ तो तुम्हें बढ़िया सा दिखने को मिल ही जाएगा। और वो दोनों चल के जा रहे होते हैं 6ठी मंजिल पे, और उसका टॉप फ्लोर था वो होटल का, वहाँ पे ऑजिबल अंकल का कमरा था, ठीक है। वो जैसे ही वहाँ रूम में पहुँचते हैं, ऑजिबल अंकल जो है दरवाज़ा खोलते हैं, लाइट जलाते हैं, और भाई कुछ ऐसे होने वाला था कि फाउलर ने इतना थ्रिल इमेजिन नहीं करा था, भाई जिंदा रहूंगा तभी तो नॉवल लिख पाऊंगा। क्या होता है, जैसे ही ये रूम में एंटर करते हैं, इनके सामने खड़ा होता है एक दूसरा एजेंट, बंदूक पकड़ के, जो है इनको मारने के लिए, ऑसिबल अंकल को। जैसे ही ये एंटर करते हैं तो ये दूसरा एजेंट खड़ा था, इस एजेंट का नाम है,
क्या नाम है इसका? नाम है मैक्स, ठीक है। अब ये दिखने में इसका डिस्क्रिप्शन ऐसा बता रखा है कि भाई ये कैसा लगता है, ये लगता है सुनियो जैसा, नो डोरेमोन वाला जो सुनियो था ना उसके जैसा। क्यों? क्योंकि इसकी शक्ल बताइए थोड़ी फॉक्स टाइप की, और मैंने तो फॉक्स टाइप की शक्ल सुनियो की देखी, तुमने किसी और की देखी हो तो बता देना। पतला सा है ये, फॉक्स जैसे बिल्कुल चालाक लोमड़ी जैसा ये दिखता है, ठीक है। तो ये फॉक्स जैसे जो है, ये जो हमारा एजेंट था दूसरा वाला, ये क्यों बंदूक लेके इनके सामने खड़ा था एजेंट ऑजिबल के आगे? कोई ये इनका दोस्त नहीं था, ये किसी दूसरे टीम वालों का था। और ये इनको कहता है कि भाई तुम्हें जो है मेरे को पेपर दे दो, वो मेरे को वो रिपोर्ट दे दो जो तुम्हें आज मिलने वाली है। अब ऑजिबल जैसे आप सोचोगे कि ये डर जाएंगे कि भैया कोई गन पॉइंट पे इनके सामने खड़ा हुआ है कि भाई मुझे ये मार देगा। नहीं नहीं नहीं, ये आराम से वहाँ जाके, ये जो यहाँ पे ये चेयर रखी हुई है ना रूम के अंदर, ये इस पे जाके बैठ जाते हैं। उसने गोली नहीं मारनी थी, वो तो दिखा ही रहा था ना कि भाई मुझे पेपर दे, मुझे रिपोर्ट दे, मैं लेके जाऊंगा ये रिपोर्ट को। ये चुपचाप जाके इस चेयर पे बैठ जाते हैं और गुस्सा होना शुरू हो जाते हैं। कहते हैं आज बताऊंगा इन होटल वालों को, इतने दिनों से इनको बोल रखा है कि मेरी जो बैल्कनी है उसका दरवाज़ा बंद करवा दो, बैल्कनी का दरवाज़ा बंद करा दो, बराबर वाले कमरे से मेरी जो है बैल्कनी जुड़ती है, इन्होंने जुड़वाई नहीं, इन्होंने दरवाज़ा बंद नहीं करवाया, और आज तुम यहाँ पहुँच गए बैल्कनी के रास्ते। तो ये जो है, ये मैक्स कहता है ये बहुत अच्छे से जानते हैं एक दूसरे को। ये 2 मिनट पहले ये भी पूछते हैं कि यार मुझे तो लगा था तुम बर्लिन में हो। ये जो एजेंट ऑजिबल है ना, ये इसको कहते हैं मुझे तो लगा था कि तुम बर्लिन में हो, तुम यहाँ कैसे पहुँच गए हो, ये भी उसको बोलते हैं। तो बहुत अच्छे से जानते थे एक दूसरे को। तो ये जो है फिर मैक्स बताता है, कहते हैं नहीं मैं बैल्कनी से नहीं आया, मैं तो पास की से आया हूँ, वो जो चाबी होती है मैं तो वो लूट पाट के मैंने कहीं से वो तुम्हें दरवाज़ा खोल के मैं यहाँ से आया हूँ। मुझे पहले पता होता तुम्हारी बैल्कनी जुड़ी हुई है बराबर वाले कमरे में से तो मैं बैल्कनी से आ जाता। तो ये कहते हैं हाँ जुड़ी हुई है, 2 महीने पहले भी ऐसी जो है मैंने इनको शिकायत करी थी, कोई आ गया था, अभी तक मेरी बैल्कनी इन्होंने ठीक नहीं करी। इस कमरे से बाहर जो खिड़की है उसमें बैल्कनी है, बराबर वाले से जुड़ती है वो, इन्होंने तो बहुत गलत कर दिया। उन्हें कोई ये टेंशन नहीं हो रही कि ये मुझे मार देगा, ये मेरी रिपोर्ट ले लेगा, उन्हें ये टेंशन हो रही है कि ये बैल्कनी में से कूद के क्यों आ गया। वहाँ पे ये फाउलर इस तो भैया डरा पड़ा कि भाई आज तो मर ही जाऊंगा, नॉवल तो पता नहीं कब लिखूंगा, ये तो मुझे मार देगा, ये रिपोर्ट लेने के चक्कर में मुझे मार देगा। बट ऑजिबल जो ये एजेंट है हमारे, जिन्हें हम एजेंट समझ नहीं रहे थे कि यार ये नहीं होंगे, इन्हें कोई डर नहीं लग रहा था, इन्हें कोई फर्क में नहीं पड़ रहा था, और ये अपना आराम से बैठे हुए थे स्टिल और काम मजे से, ये अपना यहाँ चेयर पे बैठे हुए हैं। और ये जो है भाई साहब मैक्स कहता है अब जो है इसको फाउलर को, ये बड़ा डरा हुआ खड़ा हुआ था ना, मैक्स अच्छा है, इतना दिल का बुरा इंसान नहीं है, इसे रिपोर्ट चाहिए बस। ये क्या कह रहा है इसको, यार तू बैठ जा आराम से, इतना डर के क्यों खड़ा, अभी तो आधे घंटे बाद रिपोर्ट आएगी। इसे ये भी पता है, ये जो सेकंड एजेंट मैक्स है ना, ये भी पता है कि रिपोर्ट अभी आधे घंटे बाद आने वाली है, अभी रिपोर्ट यहाँ नहीं आई है। तो वो ऑजिबल को भी कहते हैं ये जो आज मिसाइल की जो रिपोर्ट आ रही है, कोई बहुत बड़े मिसाइलों की, मैं ही ले जाऊँगा, ये कुछ भी हो जाए। और फाउलर को कहते हैं तुम बैठ जाओ किसी जगह पर, आधे घंटे तक खड़े थोड़ी रहोगे। तो यहाँ पर ये हमारे ऑजिबल जो एजेंट है वो कहते हैं नहीं 31 मिनट्स बाद आने वाली है, अभी नहीं आ रही है। फिर मैक्स इन्हें कहता है यार तुम्हारी जो है ना कंपनी को पता कैसे चल गया, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारे हाथ ये रिपोर्ट कैसे लग गई। अब जैसे भी लगी हो आज तो मैं ये लेके जाऊंगा। इतने में जब ये बात कर रहे होते हैं, फाउलर डरा हुआ खड़ा होता है, दरवाजे पे नॉक नॉक हो जाती है। अब ये नॉक नॉक सुन के मैक्स बहुत डर जाता है कि भाई और कौन आ गया, यहाँ पे 2 ही जनों मैंने एक्सेप्ट करे थे। तो ऑजिबल बताते कोई नहीं पुलिस आई है बस, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आने वाली थी तो मैंने सोचा एक्स्ट्रा मेरे को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ लोग होने चाहिए, तो मैंने पुलिस को पहले ही कह दिया था कि आप आ जाना, और पुलिस है बाहर। तो मैक्स कहता है अब मैं क्या करूँ, क्या करोगे तुम, अब क्या करोगे। कहते कुछ नहीं करूँगा मैं अगर दरवाजे नहीं भी खोलूँगा तो दरवाज़ा खुला पड़ा है, अपने आप पुलिस 2 मिनट के अंदर अंदर आ जाएगी। तो यहाँ पे मैक्स कहता है ऐसे गन पॉइंट पे ही रखे कि तुम एक काम करो, मैं बाहर जा रहा हूँ बैल्कनी के अंदर, तुम पुलिस को बोलो कि सब कुछ यहाँ पे सही है, वो चले जाएं, और जो है मैं तुम्हें गन पॉइंट पे ही रखूँगा बाहर बैल्कनी में। जैसी पुलिस अंदर आएगी उन्हें कहना वो चले जाएं, और मैं यहाँ बाहर बैल्कनी में खड़ा हूँ। ये एक पैर जो है विंडो से बाहर रख के धमकी देते हुए उनको बाहर निकलता है, और वहाँ पे जो है तो नॉक 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 तेज शुरू होने लगती है दरवाजे के ऊपर। तो जैसे ये बाहर निकलता है बैल्कनी में से बहुत ज़ोर की चिल्लाने की आवाज़ आती है, बहुत चीखने की एक ज़ोर की आवाज़ आती है, और वहाँ से एंट्री हो जाती है दरवाज़ा खोल के, पुलिस की नहीं एक वेटर की, वाइन शाइन लेके वो आया होता है और कुछ ग्लास लेके। फाउलर देख के डर जाता है कि ऑजिबल जी ये क्या करा आपने, यहाँ तो वेटर आए हैं, पुलिस आनी थी और वो आ जाएगा फिर से मैक्स हमें मारने के लिए, ये वेटर क्यों आया है। तो वो कहते हैं अरे डरो मत, कोई जो है पुलिस को मैंने नहीं बुलाया था, ये तो बस ये वेटर नहीं आना था, मैंने ऑर्डर करा था इसको जो है खाने पीने का सामान, ये यही देने आया। तो वो कहता है अब आपको डर नहीं लग रहा क्या, वो मैक्स वो हमें मार देगा गोली, वो बाहर बैल्कनी में खड़ा है।
वो कहते हैं कोई नहीं आएगा क्योंकि कोई बालकनी है ही नहीं। तो यहाँ उन्होंने, देखो गाइस, ये एंड हो गया आपका चैप्टर। समझ गए ना क्या ट्विस्ट था इस चैप्टर का? बाहर कोई बालकनी थी ही नहीं और वो चिल्लाने की आवाज़ आई थी वो मैक्स की आई थी, क्योंकि वो मर चुका होगा। 6ठी मंजिल से गिर के भी बचा हो तो मुझे पता नहीं, क्योंकि वो सीधा वहाँ से, कोई बालकनी बाहर थी ही नहीं, तो वो खिड़की से बाहर कूद के सीधा 6ठी मंजिल से नीचे गिरता है। और वहाँ ऑजिबल अंकल आराम से चेयर पे बैठे बैठे, इतने स्मार्ट एजेंट थे वो कि कोई फाइट नहीं, कोई जो है मुक्के नहीं मारे, कोई घुसे नहीं मारे, कोई बिना एक्शन सीन करे, सिर्फ और सिर्फ अपनी दिमाग की पावर से उन्होंने इसे जो है ठिकाने लगा दिया। और वहाँ बेचारा मैक्स ये थ्रिल देख के वहाँ देखते देखते ऐसी बड़ा हैरान रह गया। ठीक है, फिर वो अपनी जो है हेनरी जो वेटर था वो जो वाइन शाइन लाया होगा उसे एंजॉय करते होंगे और चैप्टर यहाँ पे एंड हो जाता है। तो चलो अब पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर 4 अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। तो मुझे पर्सनली बताऊँ तो ये चैप्टर गंदा लगता है, बिल्कुल बुरा सा चैप्टर लगता है मुझे। पता नहीं, अच्छी वाइब नहीं आती है गाइस मुझे इस चैप्टर में से। तुम्हें भी ऐसा कोई चैप्टर लगता हो तो मुझे बताना। फेवरेट तो मेरा ये था, ये ऑजिबल वाला, ठीक है, और जो है ब्लैक एरोप्लेन है बुक 1 का। अभी ये चैप्टर मुझे बहुत अजीब सा लगता है, पर चलो फिर भी पढ़ाना तो है ही। तो चलो शुरू करते हैं इसकी स्टोरी। इसकी स्टोरी में चोर है वो की कहानी है। ये एक बहुत पक्का खिलाड़ी चोर है जिसका नाम है हॉरेस डैनबाय। बुढ़ा है ये 50 साल का, बट एक पक्का खिलाड़ी चोर है ये। ठीक है, दुनिया लोगों को तो लगता है, इसके आसपास के जो आस पड़ोस का लोग है उन्हें लगता है बड़ा सीधा सा ये आदमी हैगा, बट ये पक्के एक चोर है। और जो है इनका एक अपना बिजनेस भी है ताले चाबी वगैरह बनाने का। ठीक है, अब ये चोर जो है बड़े एक अलग टाइप के चोर है। वैसे चोरी तो ये करते हैं बहुत, जो है लूटपाट करते हैं, बट वो चोरी करने का पीछे का रीज़न ये है कि ये ना उस चोरी के पैसों से बड़ी बड़ी महंगी महंगी जो ऑक्शन होती है ना किताबें, वो जो बुक्स है ये खरीदते हैं। तो वो ना बहुत महंगी महंगी किताबें ना उस चोरी के पैसों से खरीदा करते थे ये जो हॉरेस अंकल है। तो ऐसे ही ये हर जो है साल जो है एक आध चोरी करते थे, उस चोरी के पैसों से बुक खरीदते थे। अब नया साल आ चुका था जिस साल इनको चोरी करनी थी, तो ये पूरा प्लान करके बैठे होते हैं कि हाँ मुझे चोरी करनी है। एक जगह पे एक बड़े से बंगले में इन्होंने चोरी करने की प्लानिंग कर रखी थी। इनके साथ एक प्रॉब्लम भी है इनकी लाइफ में कि क्या है, इनको हे फीवर है। हे फीवर मतलब इनको जो फूल वूल से है ना उससे एलर्जी है, पॉलन ग्रेन जो होते हैं उससे एलर्जी है। फिर ये छींके पे छींके मारते रहते हैं अगर कोई फूल इनके आमने सामने भी आ जाए तो। ठीक है, तो अब जो भी ये चोरी तो इन्होंने करनी ही थी, तो जो समय आ जाता है कि इन्होंने एक ना बंगला था उसको कहते हैं ग्रांज। ठीक है, तो इन्होंने ग्रांज में जो है चोरी करने का फैसला कर रखा था। इन्हें पता था कि ये जो ग्रांज के मालिक है ये कहीं 1 महीने के लिए बाहर घूमने गए हुए हैं, और पूरा इन्होंने उस ग्रांज का कहाँ रास्ता है, क्या है, कहाँ पे उसका जो है तार फिटेड है, जो है अलार्म की चोरी वाले लोगों की, सब कुछ इन्हें पूरी डिटेल्स पता थी, कौन सा कमरा कहाँ है क्या है। और इन्होंने पूरा प्लान कर रखा था कि जैसे ही वो लोग छुट्टियाँ बिताने गए हुए होंगे तो मैं चला जाऊँगा वहाँ पे उनके यहाँ पे चोरी करने के लिए। और पीछे से वैसे वो लोग जो गए हुए थे ना बंगले वाले घूमने के लिए, तो वो पीछे से 2 सर्वेंट्स लीव करके गए हुए थे घर की देखभाल करने के लिए। बट आज जो है वो सर्वेंट्स भी बाहर पिक्चर देखने जाने वाले थे, तो ये वो जुलाई का कोई एक दिन था, तो ये डिसाइड करते आज ही चोरी करूँगा। तो ये जो है निकल के जाते हैं अपना बैग टांग के सारे टूल्स वूल्स लेके चोरी करने के लिए इस बंगले में। इस बंगले का नाम था शॉर्ट ओवर ग्रांज। ठीक है, तो ये याद रखना, शॉर्ट ओवर ग्रांज इस घर का नाम है। जैसे ही ये वहाँ पे जाते हैं चोरी करने के लिए, तो आप ये भी सुन लो कि कितने सारी चीज़ों की चोरी करने ये जाने वाले थे। 15,000 पाउंड्स के जो हैं इसकी जो है ज्वेलरी यहाँ इस घर की एक सेफ में रखी हुई थी, तो ये उसे चुराने जा रहे थे। तो काफ़ी ही लंबी चोरी होने वाली थी, ये काफ़ी बहुत पैसों की चोरी करने वाले थे ये। तो ये उस घर में जैसे ही एंटर करते हैं किचन में से चाबी वाबी उठा के सीधे एंटर कर जाते हैं, और जैसे ही वहाँ ड्राइंग रूम में पहुँचते हैं तो वहाँ पे एक छोटा सा डॉग था, और वो डॉग इनको देख के ज़ोर ज़ोर की भौंकना शुरू कर देता है। तो ये उस डॉग को बोलते हैं शेरी शेरी चुप हो जाओ, शेरी चुप हो जाओ। तो भाई साहब इन्होंने ना इतने पक्के चोर थे, ये खिलाड़ी चोर थे कि इन्होंने उस डॉग का नाम भी पता लगा रखा था। और इन्हें पता था जिस भी डॉग वाले घर में चोरी करनी है तो डॉग का नाम पता लगाओ, उसको उसके नाम से बुलाओ, वो तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा, वो तुम्हें आके प्यार करेगा। तो वो सीधा पहुँचते हैं ये ड्राइंग रूम के अंदर, पहले बर्गलर अलार्म को कट कर देते हैं, यानी कि जो पुलिस वाला अलार्म होता है ना उसको कट कर देते हैं, और जो है चोरी करनी शुरू करते हैं ड्राइंग रूम में एक पेंटिंग थी, उस पेंटिंग के पीछे ना ये सेफ लगी हुई थी। अब इन्हें कैसे पता चला कि ड्राइंग रूम की पेंटिंग के पीछे सेफ है? तो ये जो बंगले के मालिक है ये भी एकदम गधे हैं। इन्होंने एक बार एक मैगजीन में आर्टिकल में अपने पूरे घर का स्ट्रक्चर बता दिया था, और ये भी बता दिया था पेंटिंग के पीछे सेफ है। तो ये वो सेफ को खोल के जो है चोरी करने वाले थे वहाँ पे। अब इतने में ही क्या होता है, वो जो ड्राइंग रूम था सजावट का बहुत सामान रखा था वहाँ पे, तो वहाँ पे कुछ फूल पड़े थे। उस फूलों से इनको क्या होने लगती है, छींकें आनी शुरू हो जाती है ज़ोर ज़ोर की। तो जब ये छींक
सीख रहे होते हैं तो एकदम से इनको आवाज़ आती है किसी लेडी की, जो इनसे पूछती है कि ये जुकाम हो रहा है तुम्हारे को या कोई एलर्जी है। तो ये डर जाता है कि भैया मुझे तो लगा था घर खाली है, ये आवाज़ किसकी आ गई, प्यारी सी आवाज़ थी किसी यंग लेडी की। और फिर वो आवाज़ इनके करीब आने लगती है और ड्राइंग रूम में पहुंच जाती है एक लेडी जिसने रेड कलर की सुंदर सी ड्रेस पहन रखी थी, लड़की सी थी वो, एक जवान। और ये उसको देख के बिल्कुल डर जाते हैं, ठीक है। तो वो इनको पूछते हैं भाई कैसा, उन्हें जुकाम हुआ है, ये हुआ है। तो ये उसे बताते हैं नहीं मुझे तो एलर्जी हो रखी है। तो वो कहते हैं तुम्हें पता है, ये तुम पता लगा लोगे ना कौन से फूल से तुम्हें एलर्जी होती है तो तुम ठीक हो जाओगे। तो वो इतना प्रैक्टिकली फॉर्मली बात करी थी, कोई वो घर में चोर को देख के डरी नहीं। और वो जो शहरी डॉग था वो जो है आ जाता है इसके पास में, ये जो लड़की आई थी इसके पास में, और इसके पैर के पास आके जो है उसको प्यार करने लगता है। मतलब कि वो जो है घर की मालकिन होगी तभी तो वो डॉग उनको प्यार कर रहा था। तो ये हॉरेस जो थे, हॉरेस डैनबाय जो चोर थे, डर जाते हैं और ये उसको कहते हैं कि अब तुम क्या करोगी। तो कहते तुम बताओ मैं क्या करूँ, मैं तो पुलिस को फ़ोन मिलाऊंगी ऑब्वियसली। तो कहते हैं मैं तो फ़ोन की तार काट दूंगा। तो वो कहती है अच्छा तो तुम मुझे मारोगे, मुझे नुकसान पहुंचाओगे। कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं तो बहुत अच्छे पर्पज़ के लिए चोरी करता हूँ, मैं कोई जो है किसी को नुकसान नहीं पहुँचाने हूँ, प्लीज़ आप मुझे यहाँ से जाने दो, मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊँगा, मैं कोई चोरी आगे से नहीं करूँगा, मुझे जाने दो, पुलिस को मत बताओ, कुछ भी मत करो। तो वो लड़की कहती है ऐसे कैसे तुम्हें जाने दो, तुम चोर हो, तुम कल को जाके किसी और के घर में चोरी करोगे और तुम तो क्रिमिनल हो, एक मैं कैसे क्रिमिनल को जाने दूँ। कहते हैं नहीं मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं तो चोरी भी अच्छे भले काम के लिए करता हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे जाने दो। और वहाँ पे वो लड़की कहती है नहीं मैं तो तुम्हें नहीं जाने दूंगी। इतने में ही वो लड़की ऐसे घूम के ना वहाँ पे एक सिगरेट पड़ी होती है, वो सिगरेट उठाती है और सिगरेट अपने जो है ऐसे पकड़ती है। तो इसको समझ में आते भाई ऐसे तो सिगरेट पीनी है। तो ये सोचता है कि भाई इनको जो है इम्प्रेस करने के लिए और इनसे अपनी बात मनवाने के लिए ये भाई साहब वहाँ से एक लाइटर निकालते हैं, अपने ग्लव्स पहन रखे हैं तो उन्होंने ग्लव्स उतारता है और लाइटर से उसकी मैडम की सिगरेट जला देता है और फिर उसको प्लीज़ करता है प्लीज़ मुझे जाने दो। तो यहाँ पे थोड़ा माहौल जो है चेंज हो गया है। उसे लग रहा है कि उनका गुस्सा थोड़ा, वो जो मैडम आई है रेड ड्रेस वाली, थोड़ा कम हो गया है, शायद ये मेरे पे तरस खा के मुझे जाने दे। तो वो मैडम जो है सिगरेट फूकते हुए इसको कहती हैं कि देखो एक ना प्रॉब्लम है, मैं तुम्हें शायद जाने दूँ अगर तुम मेरा एक काम कर दोगे। तो वो कहता है हाँ हाँ बताओ भैया क्या काम करना है। तो वो बताती है कि देखो मेरे हस्बैंड जो है ना वो तो बाहर ही हैं, बट मुझे घर पे जल्दी आना पड़ा क्योंकि मुझे ना एक पार्टी में जाना है और उस पार्टी में जाने के लिए मुझे गहने पहनने हैं जो इस सेफ़ में रखे हुए। कहता है और जो है मेरे पास, वो अभी बोलने ही वाली थी और ये इतने में उसकी बात को काट के कहता है और आपको ये सेफ़ का ताला नहीं पता, आपको ये सेफ़ नहीं खुल रही है, अभी चाबी भूल गए हो आपको। कहती है हाँ ऐसा ही कुछ हुआ है, मेरे पास अभी सेफ़ की चाबी नहीं है। तो कहता है अरे कोई बात नहीं, मैं खोल देता हूँ 2 मिनट के अंदर, मैं आपको सेफ़ खोल के दे रहा हूँ, बस आप पुलिस को मत बताना, मैं सेफ़ खोल के चला जाऊँगा। तो वो कहती है ठीक है आप सेफ़ खोल दो। फिर कहता है कि सेफ़ अगर जोड़नी, फिर सेफ़ टूट जाएगी ना तो ताला आपको फिर से जुड़वाना पड़ेगा। तो कहता है कोई बात नहीं, मैं जो है ताला जुड़वा लूँगी, तुम सेफ जो है ओपन कर दो क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी पार्टी में जाना है ये गहने पहन के। तो ये भाई साहब जो है सेफ को तोड़ देते हैं और वो मैडम गहने दे देते हैं उनको और अपना चुपचाप अपने चैन से घर चला जाता है। और इसने उस लेडी को एक प्रॉमिस भी करा था कि आज के बाद कभी ये चोरी नहीं करेगा। तो 2-3 दिन बीत जाते हैं और ये चुपचाप अपने घर में बैठा होता है, बट फिर इसके मन में लालच आता है कि यार मेरे को फिर से चोरी कर लेनी चाहिए। उनके यहाँ पॉसिबल नहीं हुआ तो क्या हुआ, मेरे को बुक तो खरीदनी है, मैं कहीं और चोरी करूँगा। अब इतना ये सेकंड प्लानिंग करने वाला होता है कि इसके घर पे पुलिस आ जाती है और इसे पकड़ के जेल में डाल देती है शॉर्ट ओवर ग्रांच की चोरी के लिए, जो गहने शॉर्ट ओवर ग्रांच से चोरी हुए हैं उसी बगले में से। तो ये वहाँ पे पुलिस को बार बार बताता है कि नहीं मैंने चोरी नहीं करे, मैंने तो मालकिन को निकाल के दिए थे सेफ में से, मैंने कोई चोरी नहीं करे। तो कोई इसकी बात पे यकीन नहीं करता क्योंकि उस घर की जो मालकिन थी वो तो बहुत बूढ़ी सी औरत थी, बहुत बुढ़ी, कोई वो जो है यंग सी रेड ड्रेस वाली लेडी नहीं थी। और इसको जेल हो जाती है। फिर ये जेल की लाइब्रेरी में काम करता है और रोज़ बैठ के परेशान होता है इस लड़की के बारे में सोच सोच के कि ऐसी कौन सी ये बदतमीज़ लड़की थी जिसने चोरों के भी जो कोड होता है ना, इन चोरों का एक कोड होता है, ठीक है, उस कोड को भी फॉलो नहीं करा और जो है चोर जो है वो जो है साथ मिल के चोरी कर लेती ना, तो उसने ऑनर अमंग थीव्स को भी जो है रिस्पेक्ट नहीं करा। और ये रोज़ सोचता रहता था इस लड़की के बारे में बैठ के और इसको सज़ा मिल जाती है और ये पहुँच जाता है कहाँ पे, जो है वहाँ प्रिजन की लाइब्रेरी के अंदर। अब अगर कोई लोग अगर सोच रहे हो कि नहीं, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि हाँ भाई इन्हें सज़ा मिल गई है क्योंकि गए तो ये भी चोरी करने थे, पॉसिबल नहीं हो पाए, बस ये आंटी भी पकड़ी जाती, ये भी पता चल जाता हमें चैप्टर में तो और बढ़िया हो जाता। तो विद दिस ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब पढ़ते हैं गाइस इससे अगला चैप्टर जो बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट।
ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं अपना जो है 5th चैप्टर, जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो बता ही दिया है कि ये चैप्टर में आप एक इनविजिबल मैन के बारे में पढ़ने वाले हो। खुद सोचो गाइस, अगर कोई इनविजिबल हो जाए तो पता नहीं क्या क्या कर सकता है, अच्छे काम भी कर सकता है, बहुत बुरे काम भी कर सकता है। तो जिस इंसान की तुम बात करोगे वो पक्का एक क्रिमिनल है। जितने बदतमीजी ये कर सकता है इनविजिबल होके, उतनी बदतमीजी और उतनी सड़ी हुई हरकतें इसने करी है इनविजिबल होने के बाद। क्या करते हैं ये हमारा इनविजिबल मैन, होता कैसे है इनविजिबल ये जानते हैं पहले। तो एक बारी की बात होती है, लंदन का जो है दिन है, रात होने वाली है लंदन में, और दो बच्चे हैं अपने घर के बाहर खड़े हुए हैं, और इनके घर के बाहर इन्हें ना जो है पैरों के निशान दिख रहे हैं, बट कोई इंसान नहीं दिख रहा है। ये उस पैरों के निशान को जो है पीछा करना शुरू कर देते हैं और बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई पैरों के निशान कहाँ से आ रहे हैं, कौन सा भूत घूम रहा है यहाँ पे जिसके पैरों के निशान है। बच्चे पैरों के निशान का पीछा करते रहते हैं, थोड़ी देर बाद निशान दिखने बंद हो जाते हैं। तो वो निशान पैरों के किसके थे, ये इसी इनविजिबल मैन के थे, जो इनविजिबल हो गया था कोई एक रेयर जो है मेडिसिन पी के, जो इसने खुद बनाई थी। क्योंकि ये एक बहुत ही ब्यूटीफुली, आप मानो कि भाई इतना बेहतरीन साइंटिस्ट था ये, बट साइंटिस्ट अच्छा होने के बावजूद एक गंदा इंसान था ये। तो इसने कितनी बढ़िया जो है एक डिस्कवरी करी, इनविजिबल मैन बन गया ये। इसने जो इतनी बढ़िया सा ट्रांसपेरेंट जो है एक पोशन बना दिया, जिसे पी के तुम ट्रांसपेरेंट हो जाओगे, तुम्हारी बॉडी सॉलिड रहेगी बट तुम किसी को दिखाई नहीं दोगे। तो जैसे इसने ये ड्रग बनाई तो इसने ये ड्रग खुद पे ही टेस्ट कर ली, पूरा का पूरा खुद पी गया ये, ठीक है। अब जब ये इनविजिबल बन जाता है तो ये क्या करता है, इसके जो मकान मालिक है वो इसको पसंद नहीं करते, क्योंकि ये बदतमीज सा था। तो वो इसे कह रहे होते हैं कि तुम हमारे घर से बाहर निकलो, तुम हमारे घर से बाहर निकलो। तो ये उसी समय, आपको यहाँ चैप्टर में नहीं बताया गया, मैंने पूरी नॉवल पढ़ी है, तो ये उसी समय ये ट्रांसपेरेंट वाला जो है पोशन पी के इनविजिबल हो जाता है और उनके घर से भाग जाता है। और भागते भागते ये उनके घर से जो है उनके घर को आग लगा के भाग जाता है। तो ये प्रॉपर इनविजिबल हो जाता है। खुद ही इसने ये इतनी बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरी करी थी इनविजिबिलिटी पोशन बनाने की, और उसे पी के खुद इनविजिबल हो जाता है। बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि इनविजिबल होने के लिए इसे नेकेड होना पड़ता था, इसे अपने सारे कपड़े उतारने पड़ते थे, वरना इसकी बॉडी तो सॉलिड थी ना, अगर टॉप पहनेगा जीन्स पहनेगा तो दिखने लगता था। और कपड़े उतार वो ऐसे दिखता था मुंडी कट्टे भूत जैसा, सर पे तो कुछ लगा नहीं था ना, तो भाई जो है मुंडी कट्टे भूत जैसा लगता था। ये कपड़े पहन के और जो है बिना कपड़ों के ये नहीं दिखता था। बट बिना कपड़ों के लंदन की ठंड में रहना आसान काम नहीं था। तो ये जो है उस दिन अपने घर से आग लगा के ना अपने घर को लैंडलॉर्ड के भागता हुआ जा रहा था बिना कपड़ों के लंदन में, और तब इसका कहीं पानी वानी पे पैर पड़ गया था और फिर उसके निशान आ रहे थे, वही वो दोनों बच्चे फॉलो कर रहे थे। तो ये तो पता चल गया कि ये इनविजिबल कैसे बना। अब जो है जब ये लंदन में घूम रहा था, भाग रहा था इधर उधर, क्योंकि इस पे कोई घर नहीं था ना, घर तो अपना जला के आ गया था। ये सोचता है अब मैं क्या करूँ, अब मैं इनविजिबल होकर ऐसे नंगा थोड़ी घूमता रहूँगा सड़कों पे। इतनी ठंड हो रही थी लंदन के अंदर, तो ये डिसाइड करता है आज रात को तो ना लंदन स्टोर चला जाता हूँ और वहाँ पे रात रुक जाऊँगा। भाई तुम खुद इमेजिन करो, एक मॉल में अगर रात रुकने को मिल जाए और उस समय कोई भी ना हो, तो सोचो कुछ भी पहन लो, कुछ भी ओढ़ लो, तो ये यही करना स्टार्ट कर देता है। तो भाई ये चीज़ बिल्कुल गलत है भाई, जो चीज़ तुम जो है यूज़ करो उसके पैसे देने चाहिए, बट ये उन सब चीज़ों की परवाह नहीं करता है। ये लंदन स्टोर के बाहर खड़ा हो जाता है और जैसे ही स्टोर बंद होता है अंदर जाता है। अंदर जाके बढ़िया से कपड़े पहनता है, हैट लगा लेता है, ड्रेस पहन लेता है, बढ़िया बढ़िया कोट पहन लेता है, और फिर जाता है मॉल की किचन के अंदर। वहाँ जाके मीट खाता है, कॉफ़ी पीता है, और बहुत सारी टॉफ़ी शॉफ़ी खा के जो है एक जगह थी वहाँ पे बहुत सारी रजाइयाँ पड़ी थी, उन रजाइयों के ढेर में जाके ये लेट जाता है और सो जाता है। उस समय ये बिल्कुल विजिबल था, दिख रहा था, क्योंकि रात को तो इसने कपड़े पहन लिए थे खुद को गर्म करने के लिए। अब सुबह इसकी नींद नहीं खुलती है, और जो है लंदन स्टोर खुल चुका था और वहाँ पे सारे स्टाफ और गार्ड्स वगैरह आ चुके थे। जैसे ही वो देखते कि अच्छा रात को तो कोई चोर घुस गया था, तो वो इसको मारना पीटना शुरू कर देते हैं और ये अपनी जान बचा के वहाँ से भागता है। अब अगर इसे भागना है तो भैया ये तो दिख रहा था ना उनको, वो अरेस्ट कर लेते इसको। तो ये क्या करना स्टार्ट कर देता है, ये फिर से अपना भैया कपड़े रिमूव करता है जिससे ही इनविजिबल हो। ये देख लो, अपनी पहले हैट फेंकता है, लोग डर जाते हैं भाई मुंडी कटा भूत घूम रहा है यहाँ पे, और ये सारे अपने कपड़े उतार के जो है फिर से जो है भागना शुरू कर देता है। और फाइनली ये फिर उसी सिचुएशन पे पहुंच जाता है अपनी, जैसे अपने घर को जला के पहुंचा था, कि जनवरी हो रही थी, लंदन में ठंड बहुत ज़्यादा थी, एंड ही वॉज विदाउट क्लोथ्स, विदाउट फूड, विदाउट हाउस ऑन द स्ट्रीट्स। अब क्या करें, तो अब सोचता है कि ये जाएगा ड्ररी लेन। ड्ररी लेन है लंदन की ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे थिएटर्स हैं और थिएटर्स की दुकानें हैं जहाँ थिएटर वाले जो है चीज़ें मिलती है। तो ये सोचता है वहाँ जाके अपना एक गेटअप बना लूँगा। तो ड्ररी लेन की एक दुकान में जाता है चुपचाप, ठीक है। और उस दुकान का जो एक बूढ़ा सा आदमी था
उसको जाके पीट डालता है, बहुत बुरा पीटता है उसको, और सीधा ऊपर जाता है जहाँ पे दुकान का सामान रखा था। वहाँ जाके आप ये देख लो, ये थोड़ा रीड कर लेते हैं कि कैसे खुद को ये ड्रेसअप करता है। सबसे पहले तो ये अपने आप को इनविजिबल था, तो विजिबल होने के लिए अपने फेस पे बैंडेजेस लपेट लेता है, जैसे आप इस फोटो में देख सकते हो। अपना एक चश्मा लगाता है, एक नकली नोज लगा लेता है, क्योंकि थिएटर वालों की दुकान थी तो वहाँ पे सब कुछ मिल रहा था। बड़े बड़े जो है बाल लगा लेता है सर पे, और मूछे वूछे लगा लेता है, और बड़ी सी हैट पहन लेता है जिससे ये दिखाई देना शुरू हो जाए, कोई इसे देख के डरे ना। और फिर जो है दुकान के ओनर को पीटता है, और उसके जो है जो उसका गल्ला था, जो इसमें वो पैसे रखता था ड्रॉर में से, बहुत सारे पैसे लूट के भागता है। अब इसे पता था कि मैं लंदन में सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, यहाँ पे तो लोग बड़े चालू हैं, मुझे पकड़ लेंगे, तो मैं क्यों ना इस भीड़ भड़के वाले लंदन से दूर किसी शांत गाँव में चला जाऊँ जहाँ सीधे से लोग रहते हैं। तो ये आइपिंग नाम का एक विलेज था लंदन में, वहाँ की ट्रेन की टिकट बुक कराता है, वहाँ पहुँचता है, और वहाँ पे एक धर्मशाला थी इन, वहाँ पे जाके जो है 2 कमरे बुक कर लेता है अपने लिए। और वहाँ की जो लेडी थी उनका नाम था मिसेस हॉल। वो भी बड़ी खुश होती है कि इतनी ठंड में वैसे तो कोई विजिटर आता नहीं था, टूरिस्ट आता नहीं था, ये आया है, तो ये बहुत बदतमीजी से उनसे बात करता है, बट फिर भी वो इसे झेल लेते हैं। ऊपर से तो इसकी शक्ल देख के कोई इसे होटल का कमरा भी ना दे कि भाई ये क्या वैसे भूत जैसा था तो दिखता था ये, तो ये उनको कहता है कि नहीं मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मैं एक साइंटिस्ट हूँ, इसलिए मैंने बैंडेज लगा रखी है मुँह पे, तो मुझे ना आप शांति वाला जो है मुझे माहौल देना, मुझे आके डिस्टर्ब कोई ना करे, मुझे अपनी रिसर्च करनी है, तो मैं अकेला रहना चाहता हूँ। वो भी इसके सारे टेंट्रम्स देखती रहती है, सारे नखरे झेलती है, वो बेचारी क्या करे, अपना घर का खर्चा तो उन्हें भी चलाना था ना, तो वो इसको रूम दे देती हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे ये वहाँ पे जो है वहीं पे रहता है, सबको तंग भी करता है, बदतमीजी से बात करता है, और इसके पास जो पैसे थे वो खत्म होने शुरू हो जाते हैं। जो ड्ररी लेन से इसने पैसे चुराए थे वो खत्म होने शुरू हो जाते हैं, और मिसेस हॉल सिर्फ एक ही कंडीशन पे से अपने यहाँ पे रुकने दे रही थी कि ये एडवांस में बड़ी अच्छे से पैसे दे रहा था। अब इसके पैसे लेट होने शुरू हो गए, तो मिसेस हॉल भी इसे रोज तकाजा करती थी जाके, भाई मेरे पैसे दो, भाई मेरे पैसे दो। तो ये क्या करता है, ये वहाँ जो गाँव था, गाँव के क्लर्जीमैन जो थे लोकल, उनके घर पर रात को जाके चोरी करता है। रात नहीं, बिल्कुल सुबह होने वाली थी तब उनके घर पर जाके चोरी करता है। वो दोनों हस्बैंड वाइफ जो है वो सो रहे थे सुबह सुबह, तो उनको आवाज़ आती है अपने घर में कि कोई आवाज़ आई है उनके स्टडी रूम के अंदर से। तो वो अंकल जो है भागते हुए नीचे जाते हैं, एक डंडा पकड़ के उसको मारने के लिए कि चोर आया होगा उसे पीटूंगा, तो इन्हें कोई भी नहीं दिखता है। और जो स्टडी रूम की ड्रॉर थी उसमें से पैसे गायब थे, तो वो किचन तक भागते हैं और देखते हैं ऐसे वो अंकल जो है उस स्टिक को लेके मारते रहते हैं, बट कहते हैं पता नहीं क्या है, कोई दिख तो रहा नहीं है, 1 मिनट में कोई कैसे भाग सकता है। वो बहुत हैरान हो जाते हैं और पूरा दिन गाते रहते हैं, पूरे अपने मोहल्ले में पूरे गाँव में गा देते हैं कि दिस इज अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, ऐसे कैसे चोर जो है 1 सेकंड में भाग गया। उन्हें थोड़ी पता था इनविजिबल मैन आया था, हमें ही तो पता है। अब जो है वो क्या करते हैं, अब इतने में ही क्या होता है, जो हमारे लैंडलॉर्ड थे, लैंडलॉर्ड कौन हुआ, ये जो धर्मशाला के मालकिन थी और मालिक जो थे, वो जो सुबह सुबह था जिस समय ये जो है गया हुआ था ना चोरी करने के लिए, तो इन्हें लगता है कि इन्हें थोड़ी पता था चोरी करने गया, तो क्या हुआ, सुबह सुबह की बात थी, ग्रिफिन के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। साइंटिस्ट का नाम ग्रिफिन है, अगर मैंने पहले ना बताया हो तो ये ना इनको लगता है चलो आज इसके कमरे की जाके चेकिंग करते हैं, वैसे तो हमेशा कमरे में ताले बंद करके रखते हैं, चलो जाके चेक करते हैं करता क्या है ये। तो ये कमरे के अंदर जाते हैं, तो इन्हें लगता है कमरे में कोई नहीं है, बट वो वहाँ एक्चुअली में प्रेजेंट था तब। तो ये देखते हैं बेडशीट को कि भाई ये तो ठंडी पड़ी है, कोई मतलब बैठा नहीं है बहुत देर से इसके ऊपर, इधर उधर जो है इन्हें लगता है कि यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। और फिर इतने में ही क्या होता है, उन आंटी के जो है कान के पास आके कोई स्निफ करता है, ऐसे कुछ सूंघता सा है, और इनके जो है कमरे में से एक चेयर उठती है ऐसे हवा के अंदर मैजिकली, और इन अंकल आंटी को जो है चेयर कोई फेंक के मारता है, और ये दोनों सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं उस कमरे से बाहर, और कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। तो वो आंटी डर जाती हैं बहुत बुरे तरीके से मिसेस हॉल, और उन्हें लगता है कि कोई भूतनी आ गई है इनके कमरे के अंदर, और वो उनकी मम्मी की चेयर थी उसको आके पोजेस कर लिया है, और वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि भाई ये साइंटिस्ट ने करा क्या, कोई काला जादू कर दिया, और क्या कर दिया, कोई स्पिरिट विरिट जो है इसने बुला दिया मेरे रूम के अंदर। वो बहुत डर जाती हैं। अब साथ ही के साथ में क्लर्जीमैन के घर में हुई चोरी के बारे में पूरे गांव में बात फैल जाती है, और जो है हर किसी के शक के घेरे में होता है ये साइंटिस्ट, और वो इस पे शक क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि ये अजीब सा दिखता है इसलिए, और जो है इसका शक यकीन में बदलने वाला होता है, क्योंकि ये क्या करता है, उसी दिन जाके शाम को जो है उनको जो है मिसेस हॉल को पैसे दे आता है। तो वो भी इससे पूछते हैं अभी तो तुम्हारे पे पैसे नहीं थे, एकदम से पैसे कहाँ से आ गए।
तो तब उन्हें ये कोई जवाब नहीं देता, बट ये पक्का शक के घेरे में आ जाता है। तो ये गांव के लोग डिसाइड करते हैं कि एक जो है कांस्टेबल जो है उनके गांव का, मिस्टर जैफर्स, वो जाएगा इससे पूछताछ करने के लिए, और वो आने ही वाला था इनके यहाँ पे जो है, इनके इनमेन का जो होटल था ना, वहाँ पे जो है पूछताछ करने के लिए। बट ये जो मिसेस हॉल है आंटी, इनमें सब्र नहीं हुआ इनसे कि पुलिस वाले अंकल आके अपने आप बातचीत करेंगे। ये बहुत गुस्सा हो जाती हैं कि इसने मेरे चेयर को क्या कर दिया, घर में मेरे भूत बुला दिए। तो ये जाके इसको बोलते हैं कि तुमने क्या करा है, आज सुबह तुमने तो जो है रूम तुम्हारा अपने आप बंद हो गया, बंद रूम में तुम अंदर बाद में पहुंच गए, आके मुझे पैसे दे रहे हो, पैसे तुम्हारे पास पहले थे नहीं, अब एकदम से पैसे कैसे आ गए तुम्हारे पास में। तो ये उनको क्वेश्चन करती हैं बहुत ज़्यादा। अब ये जो ग्रिफिन है ये बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है। ऐसे ही एक बार इसने अपने लैंडलॉर्ड के घर में आग लगा के आया था जब उन्होंने इसे कुछ कहा था, और तब इसे इनविजिबल होना पड़ा था सडनली। अब जब इन आंटी ने इसे 2-3 क्वेश्चन करे तो इसे कहता अच्छा अभी बताता हूँ तुम्हारे को कि इस सब का आंसर क्या है। और ऐसे करके खुद से ही, इसे किसी ने कहा नहीं था, अपनी बैंडेजेस को हटाना शुरू कर देता है गुस्से में कि अच्छा तुम्हें बहुत क्वेश्चन हो रहे हैं ना कि ये सब मैंने कैसे करा, मैं दिखाता हूँ। और बैंडेजेस हटानी शुरू कर देता है, और विद इन अ सेकेंड उनके सामने एक मुंडी कटा भूत खड़ा होता है। एक्चुअली में वो एक इंसान था, तो वो डर जाती हैं एकदम से। और वहाँ पे मिस्टर जैफर्स कांस्टेबल भी आ जाते हैं। वो देख के कहते हैं, अब सब समझ जाते हैं कि हाँ इसी ने चोरी करी है। तो वो कहते हैं कि मैं तो कानून का रखवाला हूँ, मैं तो जो है इसको, अगर ये बिना मुंडी का भी है, बिना जो है सर का भी है, तो मैं तो इसे अरेस्ट करके लेके जाऊंगा, मैं इसे पकड़ूंगा। सब लोग इसको पकड़ना शुरू कर देते हैं। मिसेस हॉल, मिस्टर हॉल, ये जो वहाँ पे अब बाकी लोग आते रहते थे होटल में खाना पीना खाने के लिए, ये रहे मिस्टर जैफर्स हथकड़ी लेके हाथ में। अब वो इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो अब ये सोचता है भाई कहीं मुझे जेल ना हो जाए, मैं पकड़ा ना जाऊँ, इनविजिबिलिटी का राज भी खुल चुका है। तो ये अपने जो है क्लोथ्स रिमूव करने शुरू करता है कि शायद जल्दी से मैं नेकेड हूँ और मैं इनविजिबल हूँ और मैं यहाँ से भागूंगा। तो सब लोग कहते हैं कि इसे अपनी शर्ट मत उतारने दो, इसे जो है इसको कपड़े पहने रहने दो, और इसे पकड़ो पकड़ो। कभी किसी को ये मारता है, घुसा मारा, कहीं मुक्का मारा, किसी को लाते मार रहा है, और जैसे तैसे करके मिस्टर जैफर्स को इतनी जोर की मुक्का मारता है वो बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। और ये जो है भाग जाता है मिसेस हॉल के यहाँ से। जो है मिस्टर जैफर्स नीचे गिरे पड़े होते हैं, और ये पूरा इनविजिबल होकर अपने सारे क्लोथ्स रिमूव करके वहाँ से भी भाग जाता है। और ग्रिफिन ने खुद को बचा लिया था, और लोगों को समझ नहीं आता कि अब इसे ढूंढे तो ढूंढे कहाँ से। अब इससे आगे का क्या होता है मुझे तो सब पता है, क्योंकि मैंने नॉवल पढ़ी थी। तुम्हें कभी टाइम मिले तो पढ़ लेना। और ये चैप्टर यहाँ पे होता है एंड। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपना अगला चैप्टर। ओके गाइस, तो अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 7 द नेकलेस। देखो ये जो चैप्टर है इसमें हम एक लेडी की कहानी पढ़ेंगे जो बिल्कुल ही पागल है, आप ये समझ लो। ये कौन है? इनका नाम है मटिल्डा लॉज़ेल, और इनके हस्बैंड का नाम है मिस्टर लॉज़ेल। इसके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इसे अपनी अच्छी खासी जिंदगी अच्छी नहीं लगती है। ये एक अच्छे खासे घर में रहती है, इसके हस्बैंड पे अच्छा पैसा है, अच्छा खाना खाती है, अच्छे कपड़े पहनती है, घर में रहती है, बढ़िया घर है। पर इसको क्या चाहिए? इसे चाहिए सब कुछ आलीशान, एक्स्ट्रा लग्जूरियस चीज़ें चाहिए। तो ये जब भी अपने घर पे अकेली बैठी होती है तो ये बहुत परेशान होती है। बैठ बैठ के सोचती है यार मेरी किसी बहुत अमीर लड़के से शादी क्यों नहीं हुई, मेरी तो एक क्लर्क से शादी हो चुकी है जो एजुकेशन बोर्ड में काम करता है। बहुत परेशान रहती है कि मेरे पे कोई चारा नहीं था कि मैं कोई बहुत अमीर सा लड़के से शादी कर लूँ, मैंने तो इन्हीं से शादी कर लिया। फिर अपने जब घर में बैठी होती है तो पर्दे देख के, दीवारें देख के रोज़ अपने आप को बहुत डिप्रेस करती रहती है, खुद से ही सोच सोच के कि मेरी दोस्तों पे तो इतना पैसा है और वो इतने बड़े बड़े घरों में रहती हैं, नौकर चाकर, लंबी लंबी गाड़ियाँ, ये वो झूमर है उनके घरों में, और मेरा क्या सड़ा सा घर है। ऐसा ये फील करती है मनी मन, और खुद को बहुत डिमोटिवेट करती रहती है। अपनी फैमिली लाइफ को भी ये जो है अच्छे से जो है नहीं चला पाती है। कभी इसके हस्बैंड आराम से बैठे होते हैं, खाना एंजॉय कर रहे होते हैं, तो ये लैविश डिनर्स के बारे में सोचती है कि पकवान बन रहे हो, मैं काम ना करूँ, यहाँ भैया जो है डाइनिंग टेबल पे इतने पकवान सजे हो। ऐसे ऐसे इसकी जो है मेंटालिटी है, ऐसे मेंटालिटी से ये खुद को परेशान करती है। अब एक दिन क्या होता है, इसके हस्बैंड इसे बहुत प्यार करते हैं, वो चाहते हैं कि ये खुश रहे। तो ये क्या करते हैं, वो आते हैं ऑफिस से और बहुत खुश होकर दिखाते हैं, मटिल्डा देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। और वो था एक बहुत बड़ी धमाकेदार पार्टी का इनविटेशन। एक बॉल होने वाला था, यानी कि वो होते हैं ना बड़े बड़े लोग, ये जो है यूरोप की कंट्रीज में ना, ये लोग पहले ज़माने में बॉल बहुत करते थे जहाँ पे ड्रेसेस पहन के जाते हैं सब लोग, लड़के सूट पहनते हैं, लड़कियाँ गाउन्स पहनती हैं सुंदर सुंदर, और वहाँ जाके डांस करते हैं एंड बातचीत करते हैं। तो उस इतनी बड़ी पार्टी का इनको इनविटेशन आया होता है। तो ये दिखाते हैं, मटिल्डा देखो ऑफिस के बहुत कम एम्प्लॉयज़ को ये मिला है, हमें मिला है और हम यहाँ पे जाएंगे। तो ये रहा वो जो है इनविटेशन। 18 जनवरी को ये पार्टी होने वाली थी। ये मटिल्डा को दिखाते हैं, ये इनविटेशन देख के इनविटेशन को फेंक देती है और रोने सी वाली शक्ल बना लेती है, ऐसे गुस्सा सा हो जाती है। तो वो पूछते हैं अरे मटिल्डा क्या हो गया,
क्यों गुस्सा क्यों रही? मुझे तो लगा कि तुम खुश होगी, तो मैं तो वैसे तो बड़ी शिकायत करती हूँ, मैं घुमाने नहीं ले जाता, अब तो हमें इतना बढ़िया मौका मिल गया कि हम घूमने जाए, अब तुम ऐसे क्यों करी हो? तो कहती है मैं क्या पहनूंगी भाई इस पार्टी में, मेरे पास तो कुछ पहनने को है नहीं, अपने उस किसी फ्रेंड को दे दो जिसकी वाइफ पे बहुत सारे सुंदर कपड़े होंगे, वो चली जाएगी इस पार्टी में। तो वो कहते हैं अरे अरे क्या हो गया, तुम्हारे पास वो ड्रेस है तो जो हम थिएटर पहन के जाते हैं वो वाली ड्रेस पहले ना। कहती नहीं वो बहुत बेकार है, अपनी किसी दोस्त को दे दो ये इन्विटेशन। तो फिर वो क्योंकि उससे बहुत प्यार करते थे तो वो उससे पूछते हैं कि भाई अच्छा बता दो कि ऐसे तुम्हें न्यू ड्रेस जो चाहिए होगी उसमें कितने पैसे लगेंगे। तो वो जो है सोच समझ के बोलती है कि हस्बैंड को शौक ना लग जाए, तो कहती है 400 फ्रांक्स लगेंगे, जो काफ़ी बड़ी कीमत थी। बट फिर भी उसके हस्बैंड उससे इतना प्यार करते हैं, उन्होंने कुछ पैसे सेव करके रखे हुए थे अपने लिए गन वन खरीदने के लिए कोई सी, तो फिर भी वो उसको जो है पैसा दे देते हैं कि ठीक है तुम ये पैसा रख लो। तो वो 400 फ्रांक्स की ड्रेस ले आती है। अब बॉल का दिन आने वाला था तो उसके हस्बैंड नोटिस करते हैं कि भाई ये बड़ी परेशान सी है, बड़ी रूठी हुई सी है। तो उसको बोलते अब क्या हो गया, अब तो ड्रेस भी अपनी पसंद की मिल गई, अब क्यों इतनी परेशान हो? तो कहते मैं नहीं जाने की पार्टी में। अब भाई तुम देखो तो कैसी है ये, ड्रेस मिल गई तब भी मना कर रही है। तो वो कहते हैं अरे अब क्या हो गया, अब तो तुम्हारे पे ड्रेस भी है। तो कहते हैं मेरे पे ड्रेस से मैचिंग ज्वेलरी नहीं है पहनने के लिए। तो वो कहते हैं अरे तुम फ्लावर्स वगैरह पहन लेना। कहते हैं नहीं मुझे यहाँ गरीब सा नहीं दिखना है उनके बीच में, सारी अमीर अमीर लेडीज़ के बीच में, मैं इससे अच्छा तो जाऊँ ही ना। तो फिर इसके हस्बैंड इसको क्योंकि बहुत प्यार करते हैं तो इसे सजेस्ट करते हैं कि तुम एक काम करो, तुम्हारी एक बहुत अमीर फ्रेंड है ना जो तुम्हारे साथ स्कूल में पढ़ती थी मैडम फॉरेस्टियर, तुम उससे कोई जो है गहने ले आओ, वो तो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है, तो एक दिन के लिए उससे जाके कोई नेकलेस ले आओ। तो वो बहुत खुश हो जाती है, कहती है आपने बड़ा अच्छा आइडिया दिया, और वो अपनी फ्रेंड के घर पे जाती है जिनका नाम है मैडम फॉरेस्टियर। फिर वो जब अपनी फ्रेंड के घर जाती है तो फ्रेंड उनकी अच्छी थी, वो बहुत सारी जो है ज्वेलरीज उनको दिखाती है। उन ज्वेलरीज में से वो एक ज्वेलरी जो है पसंद करती है, वो था एक डायमंड का बढ़िया सा नेकलेस। ठीक है, अब पार्टी का दिन आ जाता है, मटिल्डा पार्टी में जाती है, सब लोग मटिल्डा को देख रहे होते हैं, सारे लोग मटिल्डा से बात करते हैं, वो डांस करती है, वाइन पीती है, मज़े करती है, और जो वो चाहती थी ना कि लोग उसे अमीर समझे और सब उससे बात करें, वो सब कुछ हो जाता है। ठीक है, 4 बजे तक वो उस पार्टी में मज़े करती रहती है, और जैसे ही पार्टी एंड होती है और वो लोग बाहर निकल रहे होते हैं, सुबह सुबह पूरी रात पार्टी चल रही होती है, तो 4 साढ़े 4 बजे होंगे, बिल्कुल सुबह होने वाली थी उस समय। जैसे ही सब लोग पार्टी से बाहर आ रहे थे तो मटिल्डा के हस्बैंड कहते 2 मिनट रुको, मैं कैब बुला के लाता हूँ, फिर हम यहाँ से चलते हैं पार्टी हॉल से। बट ये भाग के सड़क तक पहुँच जाती है। वो कहते हैं अरे क्या हो गया, भागो मत। ये भाग के सड़क तक पहुंचने वाली होती है। अब ये क्यों पहुंचती है सड़क तक, तो मैं आपको ये बताती हूँ कि निकलने से पहले जो है इसके हस्बैंड ने इसको रैप, एक जो शॉल होती है ना, वो उड़ा दी थी, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो वो उसको जो है वो शॉल पहनाते हैं। तो ये कहती है ये शॉल हटाओ, ये तो बहुत ना बेकार सी शॉल है, बाकी जो लेडीज़ हैं उन्होंने तो महंगे महंगे फर की शॉल्स पहनी हुई है, इनके आगे मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो ये वो शॉल पकड़ के बाहर भागती है कि कोई इसको इस गंदी सी शॉल में देख ना ले, और उस बीच में ये रास्ते पे अकेले आ जाते हैं। अब इन्हें कोई टैक्सी नहीं मिल रही थी जिससे ये घर पहुंचे, तो ये पैदल पैदल बहुत दूर तक जाते हैं। फिर कोई इनको जो है टोंगा मिल जाता है, जो घोड़ा गाड़ी नहीं होती, वो रात को चलते हैं इनके यहाँ पे, वहां से वो जो है अपने घर पहुंचते हैं। अब जब ये अपने घर पहुंचते हैं आराम से, ये अपने आप को मिरर में एक बार फाइनली देखने की कोशिश करती है कि मैं कैसे दिख रही हूँ, तो इसको एकदम से शॉक लग जाता है और ये चिल्लाती है। क्यों? क्योंकि गाइस इसका जो गले का नेकलेस था वो पता नहीं कहाँ गायब हो चुका था। भाई नेकलेस कहाँ गया, अब नहीं मिला। ये हर जगह चेक करती है, अपने ड्रेस के फोल्ड्स में, पॉकेट में। अंकल वो जो उसके हस्बैंड है मिस्टर लॉजियर, वो भी आते हैं, वो भी चेक करते हैं, दोनों परेशान हो जाते हैं। फिर मिस्टर लॉजियल को अगले दिन ऑफिस भी जाना था, बट वो फिर भी बेचारे सुबह सुबह 5-6 बजे फिर निकल पड़ते हैं, पूरे रास्ते पे ढूंढते हैं कहाँ कहाँ पे उनको जो है वो चल के गए थे, वो वाली जगह पे भी ढूंढते हैं जिस कैरेज में वो आए थे, कैब में आए थे, वहाँ उन्होंने पता करा, कोई इनके पास उसका नंबर नहीं था ना, वो तो घोड़ा गाड़ी में आते, नंबर ही नहीं था कि कैसे वहाँ पे पता लगाया, अगर उसमें गिर गया हो तो वो तो उन्हें पता नहीं चलता है। इधर उधर वो बहुत पता लगाते हैं, वो घर वापस आ जाते हैं, तब तक जो है मटिल्डा चुपचाप बैठी रहती है उसी ड्रेस में, और उनको फाइनली जो है कोई रिजल्ट नहीं मिलता, नेकलेस खो गया था। अब क्या करे जाए भैया, तो मिस्टर लॉजियल फिर ऑफिस चले जाते हैं और मटिल्डा को कहते हैं कि मैं आज जो है न्यूज़पेपर में जो है वो लगवा दूंगा, इनाम लगवा दूंगा। तो ये न्यूज़पेपर में इनाम लगवा देते हैं और बहुत कुछ करते हैं, और इनको कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा होता है। इन्हें 1 हफ्ते का वेट करना होता है कि भाई देखते हैं किसी को नेकलेस मिलता है या नहीं मिलता है। तो ये अपनी मटिल्डा वाइफ को कहते हैं मिस्टर लॉजियल कि तुम अपनी फ्रेंड को लेटर लिख दो कि तुम वो नेकलेस तुम 1-2 दिन में वापस करोगी या 1 हफ्ते बाद, क्योंकि वो थोड़ा सा टूट गया है, सही करवाना है। तो ये वही करती है। 1 हफ्ते तक इन्हें कोई जवाब नहीं आता, मतलब अब इन्हें समझ में आ गया था कि इन्हें नया नेकलेस खरीदना पड़ेगा। ये लोग पता करते हैं नया नेकलेस कहाँ मिलेगा, तो इन्हें पता चलता है पैलेस रॉयल नाम की एक शॉप है, उसमें सेम वैसा नेकलेस मिल रहा है 36,000 फ्रांक्स का, 36,000 फ्रांक्स का। और देखो गाइस
ये इनके लिए बहुत बड़ी रकम थी, ये इनके पास थी नहीं, 400 फ्रैंक्स इतने ज़्यादा लग रहे थे इन्हें। तो ये सोचते अब क्या करें, हम लोन लेंगे। 18,000 इनके पास पहले से थे, इनके पापा के दिए हुए थे, मैं मिस्टर लॉजल के, और जो है बाकी बचे हुए पैसे ये लोन लेते हैं और ये न्यू नेकलेस खरीदते हैं। अब ये न्यू नेकलेस जब खरीद लेते हैं तो जो है मटिल्डा मैडम फॉरेस्टियर को वो जो है वापस करने जाती है, तो इसे डर लग रहा होता है कहीं पकड़ी ना जाएगी, ये जो है नया नेकलेस है, दूसरा है, बट वो देखती भी नहीं है उस डब्बे को खोल के, वो सीधा अंदर रख देती है और उसको थोड़ा सा कहती भी है कि मुझे चाहिए था, पहले तुमने जल्दी क्यों नहीं दिया। और उस दिन के बाद से जब वो लोन लिया उन्होंने इतने सारे पैसों का, मटिल्डा की लाइफ अब सच्ची में प्रॉब्लमेटिक होने वाली थी। पहले तो बेफालतू में रोती थी ना कि मेरे पे ये नहीं है, मेरे पे वो नहीं, उस पर सब कुछ था जो एक इंसान को नीड के लिए काफ़ी कुछ उसको मिला हुआ था, अब सब चीज़ें उससे छिनने वाली थी। अब उसका घर चेंज हो गया, एक वही छत पे एक 2 से कमरे थे बेकार से, वहाँ पे वो रहने लग गई, घर के सारे काम करती थी, खाना बनाती थी, कपड़े धोती थी, जो है सिलाई करती थी, 2-2 मंजिल बाल्टी पे पानी भर भर के ले जाती थी, पोछा मारती थी, झाड़ू मारती थी, 2 मिनट की फुर्सत नहीं मिलती थी उसे बैठने की। और कहाँ पहले उसे घर का कोई इतना काम नहीं करती थी, मेड वेड सब थी उस पर, और जो है घर भी बहुत अच्छा था। बट उसको क्या चाहिए, अब बहुत रिच वाला। अब जो उसकी हालत थी, 10 साल बीत जाते हैं गाइज उसको और उसके हस्बैंड को ये लोन चुकाने में। ऐसा नहीं है उसके हस्बैंड ने मेहनत नहीं करी, उसके हस्बैंड 2-2 जॉब कर रहे थे, ठीक है, और जो है एक एक पेज लिखने के इतने इतने कम पैसे मिलते थे, वो लिखा करते थे उसके हस्बैंड। तो दोनों ने बहुत मुसीबतें झेली 10 सालों तक। अब 10 साल बीत जाते हैं और लोन फाइनली जो है वो पूरा कर चुके होते हैं अपना। और इस बीच में मटिल्डा बार बार खुद सोचती भी है जब भी वो अकेली होती है कि काश उस दिन नेकलेस ना खरीदा होता तो मेरी लाइफ कितनी अलग होती, ठीक है, उस बॉल को बार बार याद करती है। अब 10 साल जब बीत जाते हैं, मटिल्डा एक दिन शाम को घूमने गई हुई थी, तो उस दिन उसको अपनी वही वाली दोस्त दिखती है जिससे उसने वो नेकलेस उधार पे लिया था। तो वो उससे बात करने जाती है, वो जो थी वो एक बच्चे के साथ में थी, उसका तो बच्चा भी हो चुका था, तो वो उसके पास जाती है बात करने के लिए। तो मटिल्डा को वो जो उसकी दोस्त थी गाइस वो पहचानती ही नहीं है कि वो कौन है, ठीक है। वो मैडम लॉजल के पास जाके उसे गुड मॉर्निंग बोलती है, गुड मॉर्निंग जीन, तो वो नहीं पहचानती है कि कौन है। तो वो बताती है मैं हूँ मटिल्डा, तुम्हारी दोस्त मटिल्डा लॉजल। तो वो बहुत हैरान हो जाती है, अरे मटिल्डा तुम्हें क्या हो चुका है, तुम कैसे दिखने लगी हो, ये पहले बहुत ब्यूटीफुल थी, बहुत सुंदर थी, तभी तो ये समझती थी कि मैं कहीं अमीर घराने में पैदा होती, मैं क्यों यहाँ पे पैदा हो गई हूँ, मैं तो इतनी सुंदर हूँ। तो ये जो है इसे पहचानती नहीं है। तो फिर ये बोलती है इनकी दोस्त कि भाई तुम्हें क्या हो गया, तुम ऐसी कैसे दिखने लग गई हो, क्या हो गया तुम्हारे को, इतनी बूढ़ी लग रही हो। तो वो उसको बताती है अपनी दोस्त को कि ये सब ना, ये मटिल्डा है, ये उसकी फ्रेंड है, ये सब तुम्हारी वजह से हो। तो उसके अरे ऐसे क्यों कह रही हो, मैंने क्या कर दिया तुम्हारी लाइफ में, मेरी वजह से क्यों तुम्हारी हालत है। तो वो उसको बताती है कि देखो जो नेकलेस तुमने मुझे दिया था वो मेरे से खो गया था। तो वो कहती नहीं तुमने तो मुझे वापस कर दिया था। कह रही हाँ मैंने वापस तो करा था, बट वो नेकलेस था जो मैं उधार, जिसके लिए मैंने लोन लिया था, और मैंने नया नेकलेस खरीद के जो है तुम्हारे को दिया था। तो यहाँ पे उसकी फ्रेंड बहुत हैरान हो जाती है, वो कहती है मटिल्डा तुम ये कह रही हो कि तुमने मुझे एक नया डायमंड का रियल नेकलेस खरीद के दिया था। तो वो कहती है हाँ। तो वो पूछता है उसे क्या बताती है कि मटिल्डा आई एम सॉरी, मेरा नेकलेस तो फेक नेकलेस था, वो तो 500 फ्रैंक्स का भी नहीं था। तो दैट मीन्स क्या हुआ भाई, मटिल्डा की तो लाइफ बिल्कुल ही, सोच लो तुम कि भाई वो नेकलेस 500 फ्रैंक्स का भी नहीं था और उसने रियल डायमंड नेकलेस खरीद के दिया था अपनी फ्रेंड को। तो ये चीज़ जो है एक बहुत बड़ी जो है हमें सीख दे रही है कि जो है ना, जितना होता है आप लोगों के पास में उसमें हमें खुश रहना चाहिए। साथ ही के साथ में जो है ये देखो आपकी कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर ये लोग झूठ ना बोलते मैडम फॉरेस्टियर को, सीधा जाके बता देते क्या गलती हुई है, तो शायद 500-600 फ्रैंक्स का नया नेकलेस खरीद के इनकी जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। अब जब इन्होंने झूठ बोला तो देख लो आप कि क्या क्या हुआ। और सेकेंडली लालच करना ही नहीं चाहिए। जो कपड़े थे, जो पैसे थे के कपड़े ये खरीद सकती थी, ज्वेलरी वो पहन के चली जाती, तो ये सब इसकी लाइफ में नहीं होता। तो विद दिस ये चैप्टर कंप्लीट होता है द नेकलेस। अब पढ़ते गए जल्दी से नेक्स्ट चैप्टर होली के बारे में। एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची जिसके साथ लाइफ में काफ़ी कुछ गलत हो रहा था, बट जो है उसकी लाइफ में उसकी मैम जो, उसकी जो टीचर जो है वो उसको जो है मोटिवेट करके और उसकी लाइफ को जो है बेहतर बनाती है। कौन है ये छोटी सी बच्ची, नाम इसका भोली है, रियल नेम ना इसका सुलेखा है वैसे, बट सब लोग इसको भोली इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है पालने में से गिर गई थी, सर पे चोट लग गई थी, तो सब कहते थे अरे ये तो सीधी सी है, भोली है, पागल सी है, भोली, इसलिए इसका नाम रख दिया। फिर जो है थोड़ी बड़ी होती है तो इसको ना स्मॉल पॉक्स का फीवर हो जाता है और उसके बाद से इसके फेस पे जो है, पूरे फेस पे बहुत सारे पॉक मार्क्स निकल आते हैं। तो पूरे के पूरे फेस के ऊपर इसके जो है स्पॉट्स टाइप थे पॉक मार्क्स के। अब इससे क्या था, देखो इसकी जो घर वाले थे, इसकी फैमिली काफ़ी अच्छे खासे गांव में रहते थे, ये अच्छा खासा पैसा था। इसके टोटल में ये 7 बच्चे थे, इनके पापा का नाम रामलाल है। टोटल में 7 भाई बहन थे ये।
3 बड़े भाई थे, वो तो बाहर पढ़ने भी चले गए थे, बड़ी 3 बहनें भी थी इसकी अपनी। और ये जो है आप मान लो कि इसके ना घर में इसकी कोई चिंता नहीं करता था, ना ही कभी इसकी कंघी करी, ना ही इसे धुले हुए कपड़े पहनाए, ना ही इसकी मम्मी इसका ध्यान रखती थी, कोई इस पे ध्यान नहीं रखता था। ये हर समय कोने में बैठी रहती थी अकेले, और जो है सभी से भोली भोली बोल के और डिमोटिवेट करते रहते थे। और ये थोड़ा हकलाती भी थी, ये चीज़ों को सही से बोल नहीं पाती थी। तो एक दिन क्या होता है, जैसे कि आपको यहाँ फोटो में क्लियरली विजिबल है कि देखो ये बेचारी कैसे अकेले बैठी है, इसने कैसे ऐसे कपड़े पहने हैं, ना तैयार करते थे ना कुछ करते थे, इसको जो है सब ऐसे निगलेक्टेड चाइल्ड थी अपने घर की। ठीक है, पैसा अच्छा खासा था इनके पास, बट फिर भी इसकी मम्मी जो है इस पर ध्यान नहीं देती थी। तो इसके फादर जो है एक बार इसकी मम्मी को बताते हैं कि जो इनके जो है ये विलेज में ना इसके फादर भी कोई एक अच्छी खासी पोस्ट पे थे। तो इसके फादर इसकी मम्मी को बताते हैं कि जो विलेज का तहसीलदार है उसने बोला है कि इनका जो गाँव है उसमें एक स्कूल खुल गया है, और वो जो है इसके पापा को कहते हैं कि आपकी तो 4 बेटियां हैं, तो आप ज़रूर अपनी बेटियों को जो है स्कूल में पढ़ने भेजो, जिससे गांव के बाकी लोग भी पढ़ने के लिए अपने बच्चों को वहाँ भेजेंगे, और स्पेशली गर्ल्स को वहाँ भेजेंगे। तो इसकी मम्मी पता है क्या कहती है, इसकी मम्मी कहती है अरे नहीं नहीं, अगर हमने अपनी बेटियों को जो है पढ़ने के लिए स्कूल में भेज दिया तो हमारी बेटियों से शादी कौन करेगा गाइस। तो ये थिंकिंग थी। तो बट इसके पापा कहते हैं नहीं नहीं, मैं भी ये सोच रहा हूँ, बट हमें किसी को तो भेजना पड़ेगा वरना तहसीलदार बहुत नाराज़ हो जाएंगे। तो इसकी मम्मी कहती है चलो एक काम करते हैं, भोली को स्कूल भेज देते हैं, वैसे भी कौन सा इसकी शादी होने वाली है, कौन ही इससे शादी करेगा, बिकॉज जो उसके फेस पे बॉक मार्क्स थे ना और वो हकलाती थी इसलिए, तो इसी को स्कूल भेज दो तो अन छूटेगी इससे, बल्कि जाएगी स्कूल अपने आप, वही लोग इसकी आज के बाद से चिंता करेंगे। तो उसके फादर यही करते हैं, कहते हैं भोली को कि तुम कल तैयार हो जाना, और ये इसको जो है स्कूल जाने की बात होती है। जब अगले दिन भोली को स्कूल ले जाया जाने वाला होता है तो ये बहुत जोर जोर की रोना चिल्लाना शुरू कर देती है। क्यों? क्योंकि इसे अपने पापा के साथ जाने में डर लग रहा था। इसे ऐसा लग रहा था कि इसे पता नहीं घर से कहीं बाहर छोड़ आएंगे और ये कभी वापस ही ना आ पाए, क्योंकि 1-2 दिन पहले इसकी गाय को जो है इसके फादर लेके गए थे और कभी भी वो गाय इसकी घर वापस नहीं, तो इसलिए लगा मुझे भी ये तो भाई कहीं छोड़ के आ रहे हैं, जंगल वंगल में ना छोड़ा है, तो इसलिए ये रो रही थी। बट फिर इसके पापा कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें अच्छी जगह पे ले जा रहा हूँ, स्कूल ले जा रहा हूँ। मम्मी इसकी तैयार करती है, इसको तेल लगाती है बालों में, पता समझो सालों बाद इसके बालों में तेल लग रहा था। इसको एक ड्रेस पहनाई जाती है, वो भी पुरानी थी इसकी बहन की, बट फिर भी धुले हुए कपड़े भोली को प्रेस करे हुए पहली बार पहनाए गए थे, क्योंकि जो है बाहर निकल रही थी ना, तो इसके फिर पेरेंट्स को लग रहा था कि लोग क्या सोचेंगे, तो थोड़ा अच्छा तैयार करके जब भोली को रखा जाता है तो भोली को यकीन होता है अच्छा भाई किसी अच्छी जगह ले जा रहे होंगे। फिर भोली जाती है अपने पापा के साथ स्कूल। जैसे ही वो स्कूल जाती है तो बाकी बच्चियों के साथ में जो क्लास होती है वहाँ जाके बैठ जाती है और बहुत खुश होती है अपने एज ग्रुप की बाकी लड़कियों को देखकर। उसका कोई फ्रेंड नहीं था, कोई उससे बोलता तक नहीं था, बट फिर भी वो अपने एज ग्रुप की लड़कियों को देखकर काफ़ी खुश होती है। क्लास को देखती है, अलग अलग फोटो, जैसे ABCD वगैरह नहीं लगी होती बचपन में, कहीं पैरेट लगा है, कभी काऊ लगी है, कहीं हॉर्स लगा है, वो फोटो जो होती है किंडरगार्टन में, वो देख के वो खुश होती रहती है। इतने में उसकी मैम उससे पूछती है व्हाट्स योर नेम, बेटा तुम्हारा नाम क्या है, क्योंकि वो नई बच्ची थी स्कूल की। तो वो बोलने की कोशिश करती है, भ भ भोली बोलने वाली होती है, बट उससे बोला नहीं जाता क्योंकि वो ना स्टैमर बहुत ज़्यादा करती है। तो उसकी जो मैम है जब उससे ऐसे पूछती हैं और वो ना शर्मा जाती है, बोल नहीं पाती, तो हेड डाउन करके पूरी क्लास में बैठी रहती है। अब जब स्कूल की छुट्टी का टाइम होता है और वो हेड डाउन करके बैठी होती है डर के मारे, तो उसकी मैम आती है उसके पास में। इनकी मैम वही मैम है जो भोली के लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल निभा रही है। भोली के लिए ना समझो इसके लिए सही हो गया ये स्कूल आ गई है, इसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है ये स्कूल में आना। तो इसकी मैम इसके पास आती है और बोलती है बेटा आपका नाम क्या है, कोशिश करो अपना नाम बोलने की, ट्राई टू स्पीक योर नेम, गेट अप, आओ बताओ मुझे मेरा नाम। भोली ने से आज तक किसी ने इतनी प्यार से बात नहीं करी थी, कोई इससे इतने प्यार से बात नहीं करता था। तो ये एनकरेज होकर कोशिश करती है बोलने की। तो इसकी मैम कहती है हाँ कोशिश करो, पूरी करो। तो ये अपना पूरा नाम बता देती है, मेरा नाम भोली है। फिर इसकी मैम कहती है कि तुम स्कूल आओगी, तुम्हें पढ़ना अच्छा लगता है, तुम रोज स्कूल आओगी, तो ये येस कहती है। तो इसकी मैम फिर इसको एक बुक देती है और कहती है देखो आज ये तुम्हें बुक दे रही हूँ, ABCD वगैरह पिक्चर्स वगैरह थी उस बुक में, पैरेट वगैरह एनिमल्स ये सब था, आज मैं तुम्हें ये बुक दे रही हूँ, आज इस बुक को पढ़ो, कल को और बुक्स दूंगी और बुक्स पढ़ना, और एक दिन ऐसा आएगा तुम गाँव की सबसे पढ़ी लिखी बच्ची बन जाओगी। एंड दिस वॉज द थिंग दैट विल चेंज द भोलीज लाइफ। तो धीरे धीरे ऐसे होता है, भोली पढ़ लिख जाती है। अब इनका जो स्कूल था, जो गाँव का स्कूल था, वो प्राइमरी से जो है 10th क्लास तक का स्कूल बन चुका था, सीनियर सेकेंडरी स्कूल बन चुका था। एंड जो है भोली बड़ी हो जाती है। अब जब भोली बड़ी हो जाती है तो एक दिन ये सुनती है अपने मम्मी पापा को बात करती हुई, नेक्स्ट अगले रूम में बैठी हुई थी,
तो इसके मम्मी पापा बात कर रहे होते हैं और इसके पापा कहते हैं कि क्या हम विशंबर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले। अब ये विशंबर कौन है सुन लो। विशंबर एक बुढ़ा है 50 साल का, उसकी ऑलरेडी पहले से भी शादी हो रखी होगी, थोड़ा लंगड़ा भी है शायद से ये, और जो है इसके बच्चे भी हैं पहली शादी से। अब पता नहीं इसकी पहली वाइफ की डेथ हो गई है या डिवोर्स, आई डोंट नो, बट शायद डेथ ही हो गई होगी। तो ये 50 साल का बुढ़ा है और इसकी मम्मी कहती है हाँ तो क्या हो गया, 50 साल को तो कोई बहुत बड़ी एज नहीं होती है आदमियों के लिए, कोई बात नहीं हम भोली की शादी करा देते हैं। वैसे भी इसकी शादी किससे होगी, इसके फेस पे पॉक्स मार्क्स है और ये हकलाती है, हम इससे अच्छा रिश्ता कहाँ ही मिलेगा भोली के लिए। और सेकेंडली जो ये विशंबर था ये डाउरी यानी कि जो दहेज है वो भी डिमांड नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली हमें भोली की शादी करवा देनी चाहिए। भोली चुपचाप अलग कमरे में बैठ के सब बातें सुन रही थी कि कैसे उसके पेरेंट्स प्लान कर रहे हैं उसकी जो है कितने बूढ़े इंसान से शादी कराने के लिए जिसके ऑलरेडी बड़े बड़े बच्चे हैं, बट वो चुप रहती है और हाँ कर देती है उस शादी के लिए अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए। ठीक है, अब भाई शादी का दिन आ जाता है तो वो बूढ़ा विशंबर था बढ़िया सी बारात लेकर एंटर करता है इन लोगों के घर में जहाँ पे शादी होने वाली थी। पता है तुम्हें इसकी जो बड़ी बहनें हैं वो जो है जब वो इतनी बड़ी सी बारात लेके आता है, क्योंकि ना वो अच्छा खासा पैसे वाला था इन लोगों के अकॉर्डिंग, जो है वो एक उसकी वो राशन की दुकान थी तो वो पैसे वाला था वो, तो वो बड़ी सी बारात लेके आता है तो इसकी तीनों बहनें जलती हैं, दो बड़ी बहनें हैं वो जलती हैं कि भोली की तो बड़ी जो है किस्मत खुल गई है कि इतना अमीर जो है इसकी शादी होने वाली है। सोच लो आप कि इसकी बहनें कैसी थी और इसकी मम्मी भी ने भी कैसे अलाउ कर दिया, तो स्टार्टिंग से ही इसकी फैमिली से बिल्कुल निगलेक्ट कर दी थी। तो चलो जो भी था, अब जो है जब शादी वाले दिन पे जो है विशंबर आता है और भोली को लेकर आया जाता है मंडप पे, तो घूंघट कर रखा होता है भोली ने, और जब वरमाला करनी होती है उस समय पे तो है विशंबर क्या करता है, भोली का घूंघट उठाने को सब लोग कहते हैं, तो भोली का घूंघट उठाया जाता है जब विशंबर को वरमाला पहनानी होती है। तो क्या होता है उस समय पे ये देख लेता है कि भाई भोली के फेस पे तो पॉक मार्क्स है, तो ये अपने दोस्त को बोलता है, विशंबर जो था वो अपने दोस्त को बोलता है कि अरे यार इस लड़की के तो जो फेस है उस पे पॉक मार्क्स है। तो उसका दोस्त भी उसे कहता है भाई क्या हो गया, तू भी तो बूढ़ा है, क्या हो गया, तो अगर पॉक मार्क्स है तो तुम भी तो बहुत कोई सुंदर जवान से हो नहीं जो ऐसा कुछ सोच रहे हो। कहते हैं नहीं मैं तो इस लड़की से शादी नहीं करूंगा जब तक मेरे को अब डाउरी नहीं मिलेगी। तो विशंबर शादी को रुकवा देता है बीच मंडप में, जब वरमाला हो रही थी उस बीच में जो है ये शादी को रुकवा देता है और भोली के फादर को कहता है कि मैं ये शादी तब करूंगा जब आप मुझे जो है डाउरी दोगे, ठीक है, और डिमांड करता है 5,000 रुपये कि आप मुझे 5,000 रुपये दोगे तो ही मैं शादी करूंगा। तो उसके पापा कहते हैं कि प्लीज़ आप ऐसा मत करो, प्लीज़ ऐसा मत करो, हमारी इज्जत का ध्यान रखो। कहता है मैं नहीं मानूंगा। तो भोली के पापा जो है कुछ कम पैसे देने की कोशिश करते हैं बट वो नहीं मानता है। भोली के पापा कहते हैं आप 2,000 रुपीज़ मेरे से ले लीजिए और मान जाइए, तो वो तब भी नहीं मानते हैं। फाइनली भोली के पापा को 5,000 रुपीज़ देने पड़ते हैं और तब जाके विशंबर कहते हैं अच्छा ठीक है अब मैं शादी करूँगा। फिर से जो है मंडप में जो है वो जो है स्टार्ट हो जाता है वरमाला के लिए। फिर से भोली को जो है लेकर आया जाता है और फिर से इसको हाथ में वरमाला पहनाई जाती है, गार्लैंड जो होता है ना वो पहनाई, इसको पकड़ाई जाती है विशंबर को। अब भोली आती है, अब फिर से भोली के सर से घूंघट हटाया जाता है जिससे ये विशंबर जो है माला डालेगा गले पे। और अब जब भोली के सर से घूंघट उठाया जाता है, भोली घूर के उसकी आंखों में देख रही थी और भोली ने ऐसे हाथ करा वरमाला को फेंक दिया, ऐसे मतलब ऐसे यूं फेंका और वो वरमाला जो है गिर जाती है वहां पे और वहाँ भोली फिर चिल्ला के कहती है कि मुझे ऐसे आदमी से शादी नहीं करनी है, मैं ऐसे शादी नहीं करूँगी, मुझे इस लालची आदमी से शादी नहीं करनी है। वहाँ गांव की जो सारी औरतें थी वो सब बातें करना शुरू कर देती है। एक आंटी कहती है कि ये कैसी लड़की है, ये तो हमें लगता था कि ये बोलेगी ही नहीं, हम तो इसे बहुत सीधा समझते थे, इसकी तो कैंची की तरह जुबान चल रही है। तो ये चिल्ला के उनको भी रिप्लाई करती है कि हाँ आंटी आज मैं बोलूँगी, आज आप लोगों को सुनना पड़ेगा, आप लोगों को यही लगता था ना मैं बहुत सीधी हूँ एंड जो है अब इसको नहीं देख रहे हो आप कि ये कितना ज़्यादा लालची आदमी है, व्हाट ही इज़ डूइंग। आप लोग अब भी मेरी गलती कह रहे हो, मुझे ऐसे आदमी से नहीं शादी करनी जिससे जो इतना ज़्यादा लालची है, मैं इससे शादी नहीं करूँगी। वहाँ पे विशंबर को समझ में ही नहीं आता कि यहाँ पे क्या हो रहा है। भोली के फादर उसे कहते हैं कि बेटा ऐसा मत करो, बेटा ऐसा मत करो। तो वो कहती है नहीं पापा मैं इस लालची आदमी से शादी नहीं करूँगी, चाहे मैं पूरी ज़िंदगी बिना शादी के रह लूँगी। तो उसके फादर कहते हैं अब क्या होगा, ऐसे तो ये चला जाएगा अगर बारात लेके तो कभी तुम्हारी शादी नहीं होगी। वो कहती है मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं स्कूल में पढ़ा लूँगी और सारी ज़िंदगी आप लोगों की सेवा करूँगी जब आप बूढ़े हो जाओगे, बट मैं ऐसे इंसान से शादी नहीं करूँगी। तो तब ये सब विशंबर को समझ में आ जाता है कि भाई अब मेरी शादी तो होने ही रही है। तो वो अपनी बारात लेकर वापस चला जाता है और भोली की शादी नहीं होती है। एट द एंड जब भोली जो है पेरेंट्स उसके बहुत परेशान हो जाते हैं तो उनको समझाती है कि उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, भोली इज़ हैप्पी नाउ और वो जो है खुश रहेगी अपने पेरेंट्स के साथ में उनकी सेवा करके। और वहीं पे ये सब जो सिनेरियो हुआ था वहाँ पे उस दिन पे भोली की शादी वाले दिन पे उसकी जो वो मैम थी जिन्होंने फर्स्ट डे पे उसको मिली थी, उसे मोटिवेट कर रहा था कि तुम पढ़ाई करो, वो सब वहाँ पे प्रेजेंट थी। वो चुपचाप बैठ के सब देख रही थी और आज वो खुश हुई थी बहुत ज़्यादा अपने मन से
कि उन्होंने देख लिया था कि जिस लड़की को उन्होंने ट्रेन करा है, सिखाया, तो वो आज सब कुछ सीख चुकी थी और आज उसने अपने साथ इतनी बड़ी गलत चीज़ नहीं होने दी एंड शी टुक स्टैंड फॉर हरसेल्फ। तो भोली की शादी नहीं होती है बिशंबर से और बाद में जो है भोली जो है आपका स्कूल में टीचर बनती होगी और आगे अपनी लाइफ कंटिन्यू करेगी और ये चैप्टर यहाँ पे होता है एंड। ठीक है, तो यहाँ पे पावर ऑफ एजुकेशन पता चल गया कि जब भोली एजुकेट हुई तो उसने हकलाना भी बंद करा, मतलब कॉन्फिडेंट होकर बोलना भी सीखा और इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी के आगे खड़ी हुई। डन। तो चैप्टर का नाम है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, वो किताब जिसने बचाई थी हमारी दुनिया। कैसे बचाई थी? देखो गाइज, ये चैप्टर फ्यूचर में चल रहा है 25वीं सेंचुरी के अंदर, 25वीं सदी के अंदर। देखो इसमें बताया गया है कि 2040 में, अभी तक तो 2040 आया भी नहीं है, तो सब फ्यूचर की बात हो रही है इसमें। 2040 पर अर्थ पे हमला करने के लिए आ गए थे मार्स से कुछ हमलावर, बट उन हमलावरों ने हमारी एक बुक पढ़ ली और वो पढ़ के वो इतना डर गए कि अपना सारा का सारा जो ये आर्मी लेकर आए हुए थे हमारे पर अटैक करने, वो वापस चले गए, वो लेकर सारे के सारे मार्स। अब वो कौन सी बुक थी ये आज आपको बताया जा रहा है और हमें नहीं बताया जा रहा है। ये बेसिकली 25वीं सेंचुरी के अंदर एक म्यूजियम है, वहां पे एक प्ले चल रहा है और वहां 25वीं सेंचुरी के लोगों को बताया जा रहा है कि भाई 2040 में हमला हुआ था अर्थ पे और अर्थ बच गई थी एक बुक की वजह से। तो चलो देखते हैं कि 25वीं सेंचुरी के हाईटेक म्यूजियम में क्या प्ले दिखाया गया था। तो प्ले में ना सबसे पहले मेन कैरेक्टर्स होते हैं। तो मेन कैरेक्टर पहला है हमारा हिस्टोरियन ना ये उस म्यूजियम में काम करने वाली हिस्टोरियन है और ये ना वो एलसीडी पे जो भी बढ़िया सा होगा उनका तो और बढ़िया बड़ा आविष्कार हो चुके होंगे तब तक, तो बढ़िया सी स्क्रीन पे वो प्ले चलाती है। ठीक है, और उस प्ले में जो है ये सारे आपको दिखाई देगा कि कैसे वो बुक थी, कौन सी वो बुक थी जिसने जो है हमारे अर्थ को बचाया था। तो मेन कैरेक्टर हिस्टोरियन है। हिस्टोरियन सबसे पहले म्यूजियम में आए हुए लोगों का स्वागत करती है। म्यूजियम हमारे यहाँ का नहीं है, 25वीं सदी का म्यूजियम है और वो लोगों को बता देती है यही बात जो मैंने तुम्हें बताई है 2040 में जो है अर्थ को बचाया था एक बुक ने, और जो है फिर वो प्ले को स्टार्ट कर देती है और खुद वहाँ से साइड हो जाती है। और फिर जैसे ही वहाँ पे प्ले शुरू होता है तो मेजर कैरेक्टर्स आ जाते हैं, वो लोग जो हमला करने आए थे हमारे अर्थ पे। उनमें से सबसे मेजर सबसे बड़ा इंसान था, इंसान नहीं थे, ये गोल गोल पटेटो जैसे दिखते थे। तो ये सबसे पहला जो है इनका मेन कैरेक्टर था ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक। ये था मार्स का डॉन नहीं था, वहाँ का राजा था, वहाँ का रूलर था। ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, ठीक है, इसका सर ऐसा बड़ा था जैसे बलून होता है ना, जैसा पटैटो होता है, हमटी डमटी जैसा होता है, बिल्कुल वैसा सा ये दिखता था। बहुत टशन मारता था, बहुत बनता था खुद को जैसे कहीं का वही हीरो आया हो। ठीक है, नेक्स्ट था इनका एक अप्रेंटिस नूडल। ये इनके जो है हिस्सा जो भी अपने जितने भी ये लोग थे मार्स के लोग थे उनका सबसे इंटेलिजेंट क्रीचर था ये नूडल। बहुत समझदार था, अर्थ के बारे में इसको बहुत नॉलेज थी। फिर कैप्टन ओमेगा, ये इनकी आर्मी का कैप्टन था। ओमेगा ये लड़की है, लड़का नहीं है। ठीक है, फिर आई लेफ्टिनेंट आयोटा, ये भी गर्ल है, इसका नाम था आयोटा। और फिर आया सार्जेंट ऊप, ये जो अजीब अजीब सी फोटोज में लगा रही हूँ ये इन्हीं की शक्लें हैं, तुम ये मान लो। ठीक है, और फिर ऑफ स्टेज वॉइस जैसे प्लेज में होती। डन। तो जैसे ही प्ले शुरू होता है तो दिखाया जाता है कि जो थिंक टैंक है वो अपनी जो है बैठा हुआ है, वो कमांडर इन चीफ है जो वहाँ का मार्स का, और वो एक जगह पे बैठा हुआ है एक सिंहासन से के ऊपर। और वहाँ पे जो है ये नूडल आके उसको जो है कहता है कि हाँ सर जी मैं, आप बहुत बड़े हो, ये हो वो, उसको सैल्यूटेशन देता है और उससे बात करता है। तो ये माइटी थिंक टैंक उसको कहता है कि जल्दी से मेरे को कनेक्ट करके जो है वो जो स्पेसशिप हमने अर्थ पे भेजा है भैया उससे मेरा कॉन्टैक्ट करवाओ, मुझे उसको देखना है, मुझे उससे बात करनी है। तो नूडल्स जो है जल्दी से कुछ बटन्स वगैरह को क्लिक करके जो है पूरी उनके पास एक स्क्रीन खुल जाती है, उस पर उन्हें दिख रहा होता है कि स्पेसशिप जो इन्होंने भेजा था अर्थ पे वो पहुंच चुका था अर्थ पे। और तीन लोग जो थे, तीन लोग आयोटा ओमेगा ऊप, वो जो तीन लड़कियां मैंने आपको बताई है इनके आर्मी की कैप्टन लेफ्टिनेंट जो थे वो पहुंच चुके थे अर्थ की एक लाइब्रेरी में। तो इनको विजुअल पूरा दिख रहा था वहां से और ये उनकी आवाज़ भी सुन पा रहे थे। बट ये जो तीन जने जो ये पहुंचे हैं देखो हमारी लाइब्रेरी के अंदर, इनके जो है इनको बस आवाज़ सुनाई दे रही थी। इनको जो है जो वहाँ से वो बोलेंगे मार्स में से बैठ के स्पेस कंट्रोल रूम में से, वहां से इनको आवाजें आती रहेंगी। तो भाई मार्स के तीन जो है ये कीड़े से आप कहो ये उतर चुके थे हमारी अर्थ की लाइब्रेरी पे। ये हो गया कैप्टन ओमेगा, इन दोनों में से किसी को आयोटा और ऊप तुम समझ लो। तो वो जैसे ही देखते हैं कि माइटी थिंक टैंक देखता है कि जो है ये कहाँ पहुंच चुके हैं, ये पूछते हैं कि भाई तुम कहाँ पहुंचे हो। तो ये कहते हैं कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है, हम अर्थ के एक स्ट्रक्चर में तो पहुंच चुके हैं, ये बहुत बड़ी लाइब्रेरी में पहुंचे थे, पर हमें समझ में नहीं आ रहा हम कहाँ पहुंचे हैं, क्या जगह है ये, हम तो बहुत कंफ्यूज हो
गए हैं कि ये क्या जगह है। ये माइक्रोफोन पे बात कर रहे थे उनसे, ठीक है। तो जो है इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ये बुक्स को ओपन कर रहे थे, देख रहे थे, कोई जो है ड्रॉअर खोल रहा था, हर चीज़ को ये चेक कर रहे थे, बट इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ये बेचारे कहाँ पहुँच चुके हैं। तो थिंक टैंक 2 मिनट सोचता है और फिर कहता है कि अच्छा, मुझे तो लगता है तुम ना किसी कैंटीन या रिफ्रेशमेंट स्टैंड में पहुँच चुके हो, यहाँ कुछ खाने पीने की चीज़ें मिल रही है, ये अर्थ वालों ना हर समय खाते रहते हैं, तो ये तुम किसी इसी जगह पे पहुंचे हो जहाँ पे इनके खाने की चीज़ें हैं, ठीक है। तो ओमेगा ऊट कहता है कि अच्छा, तो ये रिफ्रेशमेंट स्टैंड है, अच्छा हम किसी कैंटीन में पहुँच गए हैं। तो इनका थिंक टैंक कहता है हाँ हाँ, और ये जो तुम्हारे हाथ में इतनी सारी चीज़ें हैं ना, ये जो भरी पड़ी हैं शेल्फ पे, ये जो हैं ये सैंडविचेस हैं, इनको खाते हैं अर्थ के लोग, तो तुम इन्हें खाओ और बताओ इनका टेस्ट कैसा है। तो भाई ये हमारी बुक है, ये जो इनका थिंक टैंक है, इनका राजा है, इसे कोई अकल नहीं है क्या क्या चीज़ है, बस ये अपने आप को बनता रहता है और अपनी जो है वाहवाही करवाता रहता है, सबसे ऑर्डर्स चलाता रहता है अपने। तो वो ऑर्डर देता है इन लोगों को, ओमेगा को, कैप्टन ओमेगा सबसे ऊंची औहदे में इनमें। तो उनको कहता है कि जल्दी से इसको एक चीज़ जो है ये रेक्टेंगुलर सी, इसको खाओ और मुझे इसका टेस्ट बताओ। ये सैंडविच है, अर्थ के लोग इसे खाते हैं। ये जो ऊपर वाला कवर है ये ब्रेड है, नीचे भी ब्रेड है, बीच में जो ये फिलिंग्स है ये कुछ सॉस टाइप की है इनकी, इसे खाओ। तो ओमेगा जो है कहती है कि हाँ हाँ सर, आप सही कह रहे हो, ये सैंडविच है, बट अभी मुझे भूख नहीं है। मैं नहीं कहती हूँ कि लेफ्टिनेंट आयोटा को ये खा लेना चाहिए। अब यहाँ पे भी ये मार्स के लोग हैं, बट इनकी हरकतें हम इंसानों जैसी है, जो काम खुद नहीं करना दूसरे पे टाल दो। तो ओमेगा कहती है कि आयोटा तू खा ले, और आयोटा कहती है नहीं नहीं, लेफ्टिनेंट ऊप खाएगा, मैं नहीं खाऊंगी। तो बेचारी ऊप को सब खाना पड़ता है। तो ऊप जो है कहती है, एक बार झिझक रही होती है खाने से, बट वो जो है बुक को खाती है, ठीक है। और जब वो बुक को खाती है, अजीब अजीब से फेसेस बनाती है और ऐसा बताती है कि सर ये तो एडिबल लग नहीं रही है। तो थिंक टैंक गुस्सा हो जाता है, मतलब क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ। तो वो खाती रहती है। तो इतने में ही नूडल, जैसे मैंने आपको बताया था, ये बहुत समझदार है, वो कहता है कि सर मेरे दिमाग में कुछ बड़ी पागलों वाली बात आ रही है। अब वो उसे डायरेक्टली नहीं कह सकता है कि सर नहीं ये बुक है, मुझे पता है, नहीं। अगर उसने डायरेक्टली बोल दिया वो उसे निकाल देगा जॉब से, आई डोंट नो व्हाट ही विल डू, बट वो बहुत बदतमीज है। तो नूडल ना बहुत ट्रिक से चलता है इस थिंक टैंक के साथ। उसको कहता है सर मेरे दिमाग में कुछ बात आ रही है, बड़ी पागलों वाली है, कहनी तो नहीं चाहिए, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो चीज़ है ना, ये किसी कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं अर्थ के लोग, मैंने देखा हुआ है कोई पिक्चर में। तो जैसी, और थिंक टैंक कैसा है, दूसरों का क्रेडिट लेने वाला, जैसे इसे पता चलता है कुछ कम्युनिकेशन का है, कहता है हाँ हाँ मुझे पता है, ये ना कम्युनिकेशन की जो चीज़ है, इससे जो अर्थ के लोग हैं ना सुनते हैं, इसे कान पे लगा के सुनते हैं, उन्हें आवाज़ आती है। अभी मैं बताने वाला था ये। तो फिर वो कैप्टन ओमेगा, आयोटा और ऊपो कहता है कि इन्हें अपने कान पे लगाओ और इनको सुनना जो है वो शुरू करो, तुम्हें कुछ सुनाई देगा, ठीक है। फिर वो लोग सुनना शुरू करते हैं तो उन्हें आवाज़ नहीं आती। तो ये सड़ जाता है कि अच्छा मैं कुछ गलत कह रहा हूँ का। तो फिर से नूडल्स कहता है कि सर मेरे दिमाग में एक और कुछ हल्की सी बात आ रही है कि ये जो अर्थ के लोग हैं ना, इसको देखते हैं, इसको आई टू आई कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, ये मैंने किसी फिल्म वगैरह में देखा था। तो वो कहते हैं हाँ हाँ मैं बताने वाला था अभी, हाँ एक काम करो, इसको ये जो चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं इनमें से एक चीज़ को उठाओ, खोलो और उसको देखो, ठीक है। तो अब वो उसे फाइनली जो है, नूडल्स को पता था कि ये रीड करने की होगी, कोई बुक होगी, बट वो सीधा नहीं कह सकता, तो बातें बना के कहता है। तो वो उनको कह देता है फिर ठीक है कि इसको पढ़ो, ठीक है। तो ये जो है अब जो है इनके हाथ में जो बुक आती है जिसको ये रीड करने की कोशिश करते हैं, वो कौन सी थी, मदर गूस। मदर गूस क्या है, छोटे बच्चों की नर्सरी की पोम्स की किताब है ये मदर गूस, जिसमें छोटे बच्चों की राइम्स लिखी हुई है। ये बुक ये उठाते हैं और इसको रीड करने की कोशिश करते हैं। तो इनको कुछ समझ में नहीं आता, इन्हें लगता है कि इसमें पिक्चर्स लिखी हुई हैं, फोटोज़ हैं अर्थ के लोगों की, बट इसमें जो लिखा है इन्हें समझ में नहीं आता। लगता है सर पता नहीं क्या कोड वर्ड से लिखे हुए हैं उन्होंने, इनको हमारी भाषा नहीं आती है। तो यहाँ पे भी नूडल्स के पास में एक सॉल्यूशन था। देखो वो कैसे बोलता है, फॉरगिव मी योर क्लेवरनेस बट डिड नॉट द केमिकल डिपार्टमेंट गिव आवर स्पेस पीपल वाइटामिन्स टू इंक्रीज देयर इंटेलिजेंस। इनकी जो है टेक्नोलॉजी बहुत हाई थी भाई मार्स के लोगों की 2040 में भी। तो नूडल्स कहते हैं सर मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी जो टीम है ना, साइंटिफिक टीम, उन्होंने कुछ वाइटामिन्स दिए थे जिससे खा के इंटेलिजेंस बहुत बढ़ जाती है। तो फिर थिंक टैंक जैसे ये आइडिया सुनता है, जोर के जो है चिल्ला के बोलता है इनको, अपने साथियों को, कि जल्दी से वो टैबलेट्स खाओ। ये तीनों की तीनों वो टैबलेट्स खाती हैं और ऐसा इनके दिमाग में बिल्कुल ऐसा बत्ती सी जल जाती है। और इनको अब जब ये बुक खोलती हैं तो इन्हें सब समझ में आता है कि उस बुक में क्या लिखा है। तो थिंक टैंक कहता है कि इस बुक पे जो भी लिखा है तुम पढ़ो। तो फिर जो है सबसे पहली पोम पढ़ती है ओमेगा, ठीक है। अब मुझे कैसे पता चला था ये लड़की है, तो देखो वो कहती है यस सर मैं पढ़ती हूँ, शी रीड्स विद ग्रेट
सीरियसनेस। तो ग्रेट सीरियसनेस के साथ वो पहली पोम पढ़ती है। नाउ दीज आर द फर्स्ट लाइन्स दैट आई विल रीड फ्रॉम दिस प्ले, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। फालतू में एक एक लाइन पढ़ने की समझने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, सब तो मैंने समझा ही दिया है। यहाँ रीडिंग करनी है तो यहाँ रीड करते हैं, ठीक है। तो ओमेगा रीड करती है, मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कॉन्ट्रैरी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो विद कॉकल शेल्स एंड सिल्वर बेल्स एंड प्रिटी मेड्स ऑल इन अ रो। तो ये जो है पढ़ के ऊप जो है हंसने लगता है, हा हा हा, क्योंकि गाइज ये लोग क्या करेंगे, ये हमारी हर एक पोम को सीरियसली लोगे। सारी की सारी पोम इसे लगेंगी कि सच्ची में हमारी कंट्री में ऐसा होता है। अब थिंक टैंक जब ये पढ़ता है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है कि भाई यार ये तो अर्थ के लोग तो बहुत एडवांस हो चुके हैं। ये जो लोग हैं ये अपने गार्डन के अंदर जो है सिल्वर बेल्स उगा रहे हैं, शेल्स उगा रहे हैं, इनको तो बहुत कुछ आता है, इन्हें एग्रीकल्चर आता है। मतलब ये ऐसे वैसे पागल नहीं है जैसा ये हमारे को समझ रहा था। दे एक्चुअली ग्रो क्रॉप्स, रेयर मेटल, सिल्वर, पता नहीं क्या हाई एक्सप्लोसिव्स भी कहीं ये उगाते ना हो अपने खेतों के अंदर। तो अभी डर जाता है ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये पहले अर्थ को बहुत प्रिमिटिव समझ रहा था और मैं जाके अर्थ पे राज करूंगा। अब इसे लगता है भाई अर्थ के लोग तो खतरनाक हैं, ये तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें खुद से उगा रहे हैं, ठीक है। ये पहली वाली पोएम समझता है, इसको थोड़ी पता थी पोएम थी, जो ये पहली वाली चीज़ समझता है कि क्या लिखा गया है, तो ये डर जाता है भाई अर्थ के लोग तो बहुत ही भयंकर है, इन्होंने तो क्या क्या इन्हें उगाना आता है, मे बी इन्होंने एक्सप्लोजिव बम वम भी उगा रखे हो। तो जो है नूडल्स को कहता है कि हमारी इन्वेजन फ्लीट जो हमलावर बिल्कुल थे भाई, हमारे जो है स्पेस में हमारे पे अटैक करने के लिए ये पूरी आर्मी लेके आया हुआ था। तो कहते हैं भाई उन्हें कह दो रुक जाएं, अभी एकदम से अटैक ना करें, पहले हम और जान लेते हैं अर्थलिंग्स के बारे में। फिर सेकेंड वाली पोम को रीड करती है आयोटा। वो पढ़ती है, हे डिडल डिडल द कैट एंड द फिडल, द काउ जम्प्ड ओवर द मून, द लिटिल डॉग लाफ्ड टू सी सच स्पोर्ट एंड द डिश रैन अवे विद द स्पून। अब वो बहुत हंसती है कि भाई ये लोग कैसे, इनकी तो चमचे जो हैं वो प्लेटों के साथ फक जाती हैं। तो वो हंसती है ये पढ़ के, और थिंक टैंक बहुत ज़्यादा डर कहता है ये मजाक का समय नहीं है, ध्यान से देखो भाई ये कितने एडवांस है। इनकी तो काउ को, इनकी तो गाय को स्पेस में आना आता है, मतलब जंप ओवर द मून लिखा है ना, मतलब उसको स्पेस में आना आता है, ये तो बहुत ज़्यादा एडवांस है। और जो है इनके डॉग में सेंस ऑफ ह्यूमर है, तो पता नहीं ये अर्थ के लोग तो कितने ही ज़्यादा शातिर हो चुके हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। और इनकी जो प्लेट और चम्मच है वो भी पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, कहता है पता नहीं कहीं ये काउस के थ्रू ही हमारे ऊपर कोई मिलियंस ऑफ काउस भेज के अटैक ना कर दे। इनकी तो काउस को भी जो है स्पेस में जाना आता है, तो डर जाता है बहुत ज़्यादा। एंड जो है कहता है कि नहीं भैया आज हम कोई इन्वेजन नहीं करेंगे, आज हम कोई हमला नहीं करेंगे अर्थ के ऊपर। हमारी इन्वेजन फ्लीट को बोल दो कि भाई वापस चली जाए, हम अर्थ पे आज हमला नहीं करेंगे, बाद में प्रिपेयर होकर शायद दोबारा आ जाए। अब जो है थर्ड वाली जो है पोएम को रीड करती है ऊप। सबसे मजाकिया सी है यूप, तो ये रीड करती है, ठीक है। अब जैसे ही उस पोएम को रीड करती है, वो कौन सी थी, हम्टी डम्टी रीड करती है। वो हम्टी डम्टी सैट ऑन द वॉल, हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल, गिर जाता है ना हम्टी डम्टी। ऑल द किंग्स मैन, ऑल द किंग्स हॉर्सेज एंड ऑल द किंग्स मैन कैन नॉट पुट हम्टी डम्टी टुगेदर अगेन। अब जैसे ही वो ये पोम पढ़ती है तो उसको ना हम्टी डम्टी की फोटो दिख जाती है, और जैसे मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बता दिया था हम्टी डम्टी जैसा ही बिल्कुल ये थिंक टैंक दिखता था। तो वो फोटो यूँ दिखाती है थिंक टैंक को, क्योंकि उसको तो दिख रहा है ना वहाँ पे, वो देख पा रहा है स्पेस कंट्रोल रूम में। तो वो दिखाती है सर देखो इनका तो ये हम्टी डम्टी बिल्कुल आपके जैसा दिख रहा है, ये मतलब आपको जानते हैं। और यहाँ थिंक टैंक इतना डरपोक था, ये डर जाता है। इसे लगता है भैया अर्थ के लोगों को तो पहले से पता था कि मैं आने वाला हूँ। और ये वाली लाइन से बहुत ज़्यादा डर जाता है, हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल, कि ये मुझे हराने वाले हैं, ये मेरे को कहीं मार देंगे, इन्हें तो सब पता है। आई मस्ट एस्केप विदाउट डिले, डर जाता है, कहता है भाई मैं तो भाग रहा हूँ। और जो है कहता है मेरे कोई भी, और उनको भी अपने दोस्तों को कहता है कि भाई जो वहाँ भेज रखे थे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, कहते तुम जल्दी से इसको खाली करो, ये जो भी जगह में तुम आए हुए हो, जहाँ पे तुम अभी हो, ये सारी चीज़ों को वापस रखो, कोई एक सुराग मत छोड़ना पीछे की तुम यहाँ पे एंटर करे थे, वापस आओ जल्दी से, और हम तो भाग रहे हैं। ये डर जाता है ये पोएम पढ़ के, ठीक है। तो ये हमारे अर्थ पे तो हमला करने से रुक ही जाता है और भाग ही जाता है, और साथ ही के साथ में इतना घबरा जाता है कि हम अर्थ वाले मार्स ना पहुंच जाए इसको पीटने के लिए। तो ये अपने जो है लोगों को कहता है कि हम सब भाग रहे हैं इस मार्स से, और मार्स को छोड़ के किसी और प्लैनेट पे चला जाता है, अल्फा सिंथेरिया, जो काफ़ी दूर है, ठीक है। और विद दिस ये आपका जो पूरा का पूरा जो है चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ये प्ले कंप्लीट हो जाता है। अब प्ले तो वहाँ म्यूजियम में चल रहा था ना, तो प्ले जब बंद होता है तो हिस्टोरियन वापस आती हैं, तो फाइनली हमें तो बचा लिया भैया वो वाली पोम की बुक ने, मदर गूस ने हमें तो बचा लिया, वरना ये थिंक टैंक 2040 में हमला कर देगा, ठीक है। तो बुक बचा लेगी, चलो हमें पता है अब, ठीक है। अब जो ये हिस्टोरियन है वो बताती है कि अब 25वीं सदी हो गई है, अब जो है मार्स और जो अर्थ है उनके बहुत अच्छे कनेक्शंस हो चुके हैं, मतलब 25वीं सदी तक हम मार्स पहुँच चुके
चुके होंगे और मार्स के लोगों से मिलजुल रहे होंगे, ऐसा इस चैप्टर में बताया गया है। और वो हिस्टोरियन बताती है कि अब मार्स का जो राजा है वो नूडल है। नूडल ही तो था ना उनमें सबसे ज़्यादा समझदार, तो अब मार्स का राजा जो है वो वही नूडल हैगा, और जो है वो नूडल बहुत अच्छे से मार्स को चला रहा है। इनफैक्ट मार्स में एक नई लाइब्रेरी खुल चुकी है। मार्स के लोगों को पता है बुक क्या होती है और बुक का मतलब क्या होता है, बट अभी भी मार्स के कोई भी लोग जो है इस बुक से बहुत ज़्यादा डरते हैं। हमारी ये जो ये है ना मदर गूस, उसको कभी भी नहीं पढ़ते हैं वो आज तक, क्योंकि वो उससे डरते हैं। तो विद दिस ये चैप्टर आपका होता है गाइस कंप्लीट, करते हैं गिर जाते हैं और हिस्टोरियन भी वहाँ से चली जाती है। ये चैप्टर ओके गाइस, तो अब पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। एंड इस चैप्टर में आप जानोगे एक साइंटिस्ट के बारे में जिनका नाम है रिचर्ड ई ब्राइट। एंड कितने बढ़िया तरीके से गाइस वो आपको इस चैप्टर में बताया गया है कि वो एक परफेक्ट साइंटिस्ट बने और उन्होंने हमारे वर्ल्ड के लिए बहुत ही बेहतर काम किया है, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी। जो डिस्कवरी उन्होंने करी है सेल्स से रिलेटेड, जो हमारे ह्यूमन बॉडी के सेल्स होते हैं उसके ऊपर जो रिसर्चेस चल रही हैं, उससे बहुत बड़ी डिजीजेस की जो है दवाइयां बन सकती हैं। तो ही हैज डन अ रिमार्केबल वर्क इन द फील्ड ऑफ साइंस। बट उसकी शुरुआत कैसे हुई, फाउंडेशन कैसे रखी गई थी रिचर्ड ई ब्राइट के ये साइंटिफिक करियर की, ये आप जानोगे कि बचपन से ही उनमें वो गुण थे, उनमें वो क्वालिटीज थी जिससे वो साइंटिस्ट बन सकते थे। उनकी मदर ने उस चीज को बहुत नर्चर करा, उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करा। तो ये चैप्टर आपको सिखाएगा कि अगर आपके अंदर भी जो है साइंटिफिक कुछ है और आपके अंदर भी अगर एक अच्छी क्यूरोसिटी होगी, आप भी नई नई चीजों को जानना चाहोगे, तो आप भी जो है बहुत कुछ बढ़िया अपनी लाइफ में कर सकते हो। ठीक है, ये मैसेज है इस चैप्टर का, किसके थ्रू, सच्ची घटना के थ्रू, एक रियल लाइफ स्टोरी के थ्रू रिचर्ड ई ब्राइट की। ठीक है, तो रिचर्ड ई ब्राइट जो है सबसे पहले उनकी सबसे मेजर अकम्पलिशमेंट आपको बता रखी है, फिर उनके बचपन के बारे में बताया जाएगा। जब वो सिर्फ 22 ईयर्स के थे, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट थे, तो जब ये सिर्फ 22 साल के थे तब गाइज इन्होंने एक बहुत बड़ी थ्योरी पब्लिश करी थी ऑन हाउ सेल्स वर्क, जो हमारे सेल्स होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं उसमें। और इसमें इनकी जो एक रूममेट ने भी इनकी हेल्प करी थी उसके साथ में मिलकर। और जो है ये थ्योरी को जो है साइंटिफिक वर्ल्ड के बहुत फेमस जर्नल या अखबार आप कह सकते हो उसमें पब्लिश करा गया था, जिसका नाम है, आपको ये याद रखना है नाम इसका, प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस। इस अखबार में जो है इनका नाम आना, इनकी जो है थ्योरी आना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी अपने आप में ही। और आज आपको बताएंगे उसके बाद कि भाई इन्होंने इतना कुछ अचीव तो कर लिया, बट उस सब की जो है शुरुआत कैसे हुई थी। ठीक है, तो ये सब कुछ ना, हाउ इट ऑल स्टार्टेड, कैसे ये इतने बड़े जो साइंटिस्ट है रिचर्ड ई ब्राइट जी, ये इतने बड़े साइंटिस्ट कैसे बनते हैं, ये आपको बताया जाएगा। देखो, तो इनके पैदा कहाँ हुए थे, वेयर ही वाज बोर्न, तो ये नॉर्थ ऑफ रीडिंग एक शहर है पेंसिल्वेनिया में जो है अमेरिका के, तो वहाँ पे जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, वहाँ पे ही वॉज बॉर्न। एंड जब ये छोटे थे ना तो बहुत सारे इनका कोई ऐसा फ्रेंड सर्कल नहीं था कि जिससे जाके ये बेसबॉल वगैरह खेले। तो ये बचपन में क्या इनका जो है हॉबीज़ होती थी, ये चीज़ों को कलेक्ट करते थे, कभी स्टैम्प कलेक्ट करे, कभी कॉइन कलेक्ट करे, कभी बोचान की तरह रॉक कलेक्ट करते थे ये। ठीक है, या फिर वो कर रहे हैं कभी जो है अलग अलग चीज़ों को कलेक्ट कर रहे थे। ऐसे ही इनके कलेक्शन में एक और चीज़ थी, वो थी बटरफ्लाइज। ये बटरफ्लाइज को भी कलेक्ट करा करते थे, डिफरेंट बटरफ्लाइज को। ठीक है, अब इस समय जो है इनकी मम्मी इनकी बहुत हेल्प करा करती थी। इनकी मम्मी इनके लिए जो है ना बढ़िया चीज़ें लेकर आती थी जो इनकी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में काम करती थी। ठीक है, जैसे टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरा, माउंटिंग मटीरियल, हर टाइप का जो भी कुछ इन्हें ज़रूरत होती थी चीज़ अपने जो है एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, वो इनकी मम्मी इन्हें प्रोवाइड करती थी। साथ में इन्हें ट्रिप्स वगैरह पे लेके जाती थी जिससे बच्चा नए नए चीज़ों को सीखे, तो मम्मा इनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी। ठीक है, और जो है क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली जब ये तीसरी क्लास में होते हैं, थर्ड क्लास में होते हैं, तो इनके पापा की डेथ हो जाती है। उसके बाद तो ये और इनकी मम्मी बहुत करीब आ जाते हैं और ज़्यादा, और 24/7 मतलब वो कहती है मैं अपने रिचर्ड उनके बेटे का नाम है, इनकी मदर कहती है कि मेरा बेटा मेरी दुनिया बन गया था, मेरा सारा ध्यान उसी पे रहता था, कभी उसके साथ खेलती थी, कभी उसको नई नई चीज़ें सिखाती रहती थी। ठीक है, रिचर्ड ई ब्राइट एक बड़े या एस्ट्रोनॉमर भी है, मतलब इनका बहुत एस्ट्रोनॉमी में भी इंटरेस्ट था, तो एक ऑलराउंडर टाइप के बच्चे ये बन चुके थे, पढ़ाई में तो थे ही बहुत अच्छे। अब क्या होता है, जब ये सेकंड क्लास में थे ना, जब ये सेकंड क्लास में आते हैं तब तक ही इन्होंने अपने इलाके में जितनी सी वेराइटीज़ की जो है बटरफ्लाइज पाई जाती थी उन सभी को जो है गाइज इन्होंने कलेक्ट कर लिया था। ये आप देख सकते हो नाम बता रखा है सभी बटरफ्लाइज का। तो ये सारी इन्होंने जो है अपने आसपास के इलाके में जितनी मिलती थी
25 स्पीशीज़ की, सब कलेक्ट करके बैठे थे ये। और फिर जो है ये सोचती हैं इनकी मम्मा कि अब आगे क्या किया जाए, बच्चे का इंटरेस्ट तो है इस फील्ड में, आगे कैसे इसको बढ़ाया जाए। तो वो इनको एक गिफ्ट करती हैं चिल्ड्रंस बुक जिसका नाम है द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स। इस बुक की यहाँ फोटो देखो, ये जो बुक है, इस बुक को रीड करा जब रिचर्ड डी ब्राइट ने, तो उसके पीछे जो है एक एक्सपेरिमेंट करने को लिखा हुआ है। और वो एक्सपेरिमेंट लिखा है एक प्रोफेसर ने जो टोरंटो यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ाते हैं कनाडा के, और उनका नाम है फ्रेडरिक ए अर्कट। इनका नाम याद कर लो, पूरे चैप्टर में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इनके जो है वो बुक के पीछे इनका एक एक्सपेरिमेंट गिवन है। उस एक्सपेरिमेंट में क्या कहा गया, बच्चों को, रीडर्स को जो चाहते हैं वो क्या करे कि अब बाद में जो ये मोनार्क बटरफ्लाई जो होती है, इस पे ये बुक थी, मोनार्क बटरफ्लाई का पूरा वो कैसे जो है माइग्रेट करती है, ये सब इस बुक में लिखा है। तो बच्चों को कहा गया था कि वो अपने आसपास के इलाके में जो मोनार्क बटरफ्लाई उन्हें मिले उन्हें जो है कलेक्ट करे और उन पर एक स्टिकर सा लगा दे, टैग सा लगा दे और उन्हें छोड़ दे। फिर जहाँ वो माइग्रेट करके जाएंगे उन्हें लोग ढूंढेंगे और इससे पता चल जाएगा कि उनकी जो है माइग्रेशन जर्नी कैसे रहती है। तभी बुक का नाम क्या था, द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स। तो फिर ऐसा ही हुआ, जो हमारे रिचर्ड डी ब्राइट जी है उन्होंने क्या शुरू कर दिया, उनके पास भी बहुत सारे स्टिकर्स आ जाते हैं, उनकी मम्मी मंगवा लेती है इन वाले प्रोफेसर को कह के, और फिर ये भी जो है स्टिकर्स लगाने बटरफ्लाई को शुरू कर देते हैं। बट जैसे कि मैंने बताया कि ये कुछ हटके थे, तो इन्होंने क्या करना शुरू करा, रादर देन कि एक एक बटरफ्लाई को पकड़े, इन्होंने एक मोनार्क बटरफ्लाई ली और उसे अपने बेसमेंट में जो है रेयर करना शुरू कर दिया। यानी कि एक मोनार्क बटरफ्लाई बेसमेंट में रखी और अपने बेसमेंट में ही लैब बना ली और बहुत सारी नई नई बटरफ्लाईज वहाँ पे पैदा होनी शुरू हो गई पूरे लाइफ साइकिल के थ्रू। ठीक है, अब जब वो नई बटरफ्लाई पैदा होती थी तो ये उसको स्टिकर लगा के छोड़ देते थे और देखते थे कि भैया वो कहाँ तक जाएगी। और ये चीज़ उन्होंने काफ़ी समय तक कंटिन्यू करी, सेवरल ईयर्स तक उनके बेसमेंट में मोनार्क बटरफ्लाइज के बच्चे पैदा होते रहते थे। अब धीरे धीरे उनका जो है ना इस चीज़ से, हॉबी से इंटरेस्ट लूज होने लगता है, क्योंकि इसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। उन्हें कभी कभी कोई बटरफ्लाई वापस मिलती थी और जो मिली भी थी वो अपने घर के बहुत करीब करीब 75 मील के डिस्टेंस पे ही मिल गई थी। तो वो बोर हो रहे थे इस चीज़ से और इनकी मम्मी समझ चुकी थी कि हाँ बच्चा मेरा बोर हो रहा है। फिर जो है ये क्या करते हैं, इनको रियल साइंस, अभी ये साइंस में इंटरेस्ट तो था, धीरे धीरे इनकी मम्मा इन्हें इनकरेज करती है साइंस कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेने के लिए। इंटरनेशनल लेवल पे साइंस कॉम्पिटिशन्स होते हैं, फेयर होते हैं, बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, हर कंट्री में होते हैं, नेशनल लेवल पे, लोकल लेवल पे, हर शहरों में होते हैं। तो रिचर्ड डी ब्राइट फिर जो है असली साइंस की दुनिया में अब एंटर करने वाले थे, ये कंपटीशन में एंटर करते हैं। तो अब मैंने सिंपल नोट्स बना रखे हैं, उसमें आपको सब पता चल जाएगा। यहाँ से जो चैप्टर हो जाता है, देखो डायरेक्टली आई एम टीचिंग यू फ्रॉम द एनसीईआरटी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इसीलिए मैं आपको डायरेक्टली जो है नोट्स मैंने बना दिए। यहाँ से चैप्टर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, बस वो नोट्स आप पढ़ लोगे, आपको चैप्टर कभी दोबारा पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। तो चलो हम नोट से पढ़ते हैं कि कौन सी क्लास में अब वो कौन से साइंस फेयर में पार्टिसिपेट करते हैं और उस साइंस फेयर में वो जीतते हैं तो उन्हें क्या प्राइज मिलता है, ये हम जानेंगे। तो है यू कैन सी परफेक्ट नोट्स आपके लिए यहाँ पे क्रिएटेड हैं। तो यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन सी क्लास में उन्होंने कौन सा जो है पार्टिसिपेट करा और कब वो जीते कब वो हारे। तो सबसे पहले उन्होंने काउंटी साइंस फेयर में पार्टिसिपेट करा था जब वो 7th क्लास में आते हैं। अब यहाँ पे आपको 7th ग्रेड लिखा है, ये जो है ना इंटरनेशनल स्कूलिंग सिस्टम के हिसाब से लिखा हुआ है। जैसे 10th क्लास को हाई स्कूल कहते हैं, 9th क्लास को हाई स्कूल जो है फर्स्ट ईयर इन हाई स्कूल कहेंगे। इस तरीके से मैं आपको जो है पूरा सिंपल जो आपको क्लासेस जान लेनी चाहिए वैसे बताती हूँ। तो जब ये 7वीं क्लास में आते हैं, 7th क्लास में आते हैं, तो तब ये साइंस फेयर में पहली बार पार्टिसिपेट करते हैं और ये दिखाते हैं फ्रॉक के टिश्यू की स्लाइड्स दिखाते हैं। अब ये जब वो दिखाते हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं जीतते, वो हार जाते हैं उस एक्सपेरिमेंट को दिखाने के बाद, क्योंकि वो कोई रियल एक्सपेरिमेंट नहीं था, बस स्लाइड्स उन्होंने दिखाई थी। तो तब पहली बार रिचर्ड डी ब्राइट ने हार देखी। उन्हें समझ में आया कि भाई साइंस मतलब खाली जो है स्लाइड्स दिखाना नहीं है, साइंस मतलब कि रियल एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। उस दिन उन्हें थोड़ा बुरा ज़रूर लगता है कि वो हार गए थे, बट हाँ उन्हें समझ में आ गया था कि अगले साल मुझे प्रिपेयर हो जाना है नए एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। तो उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने कहा अब अगले साल मैं दिखाता हूँ इन्हें एक्सपेरिमेंट्स कैसे करते हैं। तो इनकी मम्मी ने क्या करा, डॉक्टर अर्कट से ये लोग टच में थे जिन्होंने वाली बुक में एक्सपेरिमेंट लिखा था, ये उनको में जो है मेल करते हैं कि भाई हमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स बताओ, और वो ढेर सारे आइडियाज़ बता देते हैं जिस पे रिचर्ड डी ब्राइट एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और उनसे ही क्यों पूछते होंगे, क्योंकि गाइस उनकी फील्ड अभी एक्सपर्टाइज के बटरफ्लाइज चल रही थी, तो उनसे पूछा जिससे उन्होंने ऐसे एक्सपेरिमेंट बताए जो उन्होंने बटरफ्लाइज पे ही कंटिन्यू करे। जब वो 8th क्लास में आता है रिचर्ड डी ब्राइट, तो वो एक्सपेरिमेंट करते हैं किस चीज़ के ऊपर, एक वायरल डिजीज हो जाती है मोनार्क बटरफ्लाई के अंदर,
उनका जो कैटरपिलर होता है, तो बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल होती है, तो उसमें जब मोनार्क का बटरफ्लाई का जो कैटरपिलर होता है, मोनार्क बटरफ्लाई की फोटोज़ मैंने यहाँ स्लाइड्स में ऐड करी, आप देख लेना भी जो है। तो मोनार्क बटरफ्लाई का जो कैटरपिलर होता है ना, तो वो कई बार मरने शुरू हो जाते हैं एकदम से ही। तो ऐसा सोचा जाता था कि शायद कोई बीटल आता है इनके पास में, उससे जो है ये मोनार्क के बटरफ्लाई के जो कैटरपिलर हैं वो मर जाते हैं। तो उन्होंने इस चीज़ को टेस्ट करा, उन्होंने रेस करा, कैटरपिलर रखा और कैटरपिलर के पास में बीटल्स को, उन वालों को रखा। इनको कोई रिजल्ट नहीं मिला कि हाँ बच्चे मर रहे हैं या उसका कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, इन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। बट ये एक्सपेरिमेंट को ले जाके साइंस फेयर में दिखाते हैं और जीत भी जाते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ प्राइज़ इन्हें उसमें मिल जाता है। तो मतलब इन्हें समझ में आ जाता है द रियल साइंस इज द शोइंग द एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। फिर ये 9th क्लास में आते हैं, तो ये तैयार हो जाते हैं और बढ़िया एक्सपेरिमेंट दिखाने के लिए। तो वहाँ पे ये क्या करते हैं, एक थ्योरी के ऊपर जो है अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक थ्योरी है जो कहती है कि जो वाइसरॉय बटरफ्लाई है, ये वाइसरॉय बटरफ्लाई है और ये मोनार्क बटरफ्लाई है, फोटो देख ली। तो ये थ्योरी कहती है कि जो वाइसरॉय बटरफ्लाई हैं वो इस मोनार्क बटरफ्लाई को कॉपी करती हैं। और कॉपी क्यों करते हैं, क्योंकि ये ना चिड़ियाओं को पसंद नहीं होती। मोनार्क को चिड़िया को मोनार्क का टेस्ट पसंद नहीं होता, तो चिड़िया इसे नहीं खाती, तो ये इसको कॉपी करती है कि ये चिड़िया से बच जाए। तो ये इस चीज़ को टेस्ट करते हैं, तो इन्हें पता चलता है कि चिड़िया नॉर्मली में ये स्टार्लिंग बर्ड पे चेक करते हैं कि ये चिड़िया मोनार्क को तो ज़रूर खा लेती, कुछ और खाए ना खाए। तो फिर बट जो है इनका ये एक्सपेरिमेंट ये दिखाते हैं और उससे इनको फर्स्ट प्राइज़ मिल जाता है जूलॉजी डिपार्टमेंट में साइंस फेयर के, और 3rd मिलता है ओवरऑल साइंस फेयर में, ये जीत जाते हैं। फिर बाद में इनको पता चलता है कि हाँ कॉपी तो करती है वाइसरॉय मोनार्क को, उसका रीज़न जो भी होता होगा, ठीक है। आप कौन सी क्लास में आ गई है, अब ये आ गए 10th क्लास में। देखो यही चीज़ आप जब बुक में पढ़ोगे तुम्हें याद नहीं रहेगा, मैं नोट्स बना दी तुम्हें सब क्रिस्टल क्लियर हो गया, ठीक है। तो जब ये 10th क्लास में आते हैं, अब ये एक्सटेंसिव रिसर्च करेंगे इंसेक्ट के हार्मोन्स पे, और यहीं से देखो ये इंसेक्ट पे रिसर्च करते करते आज इन्होंने इतनी बड़ी थ्योरी पता लगा ली थी हमारे ह्यूमन बॉडी के सेल्स को लेकर। तो आप देखो कैसे सब चीज़ें इन्होंने कनेक्ट कर दी होंगी। तो ये जो है अपना एक्सपेरिमेंट, इसमें क्या करते हैं 10th क्लास में, ये शो करते हैं कि देखो मोनार्क बटरफ्लाई जब प्यूपा स्टेज में होती है, ये फोटो देखो ये होती है प्यूपा स्टेज, तो उसके ऊपर जो है गोल्डन कलर के ना टाइनी 12 स्पॉट्स होते हैं, ठीक है। अब पूरी दुनिया कहती थी कि जो ये गोल्डन स्पॉट्स होते हैं ये किस लिए होते हैं, ये ऑर्नामेंटल है, दिखावे के होते हैं, बट सजावट के, जैसे नेचर में हर चीज़ पे सजावट कर रखी होती है वैसे। बट इनके जो डॉक्टर अकर्ट है वो इस बात को नहीं मानते थे, तो वो कहते हैं एक्सपेरिमेंट करो, और ये एक्सपेरिमेंट करती है। जब ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो पता चलता है कि नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट स्पॉट्स होते हैं, उन स्पॉट्स में से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जो पूरे जो है बटरफ्लाई जब बनेगी ना, उस पे ऊपर से कैटरपिलर उसमें पूरा का पूरा जो है डेवलपमेंट में वो हार्मोन जरूरी है, वरना बटरफ्लाई बन ही नहीं पाएगी। तो ये जब ये थ्योरी प्रूव करते हैं तो अब इन्हें मिलता है फर्स्ट प्राइज अपने फेयर के अंदर, और जो है इन्हें सीधा एंट्री मिल जाती है गाइस इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में। तो अभी तक तो ये अपने लेवल पे, नेशनल लेवल पे खेल रहे थे ना, अब इन्हें इंटरनेशनल साइंस फेयर में एंटर मिलती है। इंटरनेशनल साइंस फेयर में ये यही वाला एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं, उस वहाँ पे इन्हें 3rd प्राइज़ मिलता है, वहाँ फर्स्ट नहीं मिलता, वहाँ 3rd प्राइज़ मिलता है जूलॉजी डिपार्टमेंट में। और इनको बहुत बड़ी एक लैबोरेटरी होती है, वहाँ पे काम करने का मौका मिलता है 1 साल तक। कौन सी लैबोरेटरी, ऐसा कुछ एग्जाम में लिखने को नहीं आएगा, फिर भी बता देती हूँ, वॉल्टर रीड आर्मी लैबोरेटरी जो है, वहाँ पे इन्हें मौका मिलता है कि ये वहाँ जाके एक्सपेरिमेंट करेंगे, रिसर्चेस करेंगे, ये काम करना शुरू कर देते हैं। जब ये 11th क्लास में आते हैं तो ये फर्दर रिसर्च करते हैं मोनार्क के प्यूपा के ऊपर, और जो भी एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं उसमें भी इन्हें फर्स्ट प्राइज़ मिल जाता है। अब फाइनली गाइस ये आते हैं 12th क्लास में। अब 12th क्लास वाला एक्सपेरिमेंट हमें बता रखा है, 12th क्लास में ये कुछ अनोखा सा करते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो है मोनार्क जो बटरफ्लाई होती है उसका एक विंग लेते हैं, ठीक है, और उस विंग को जो है वो देते रहते हैं हार्मोन, जो वो निकलता है ना गोल्ड स्पॉट्स में से, वो वाला हार्मोन उसको प्रोवाइड करते रहते हैं और उसको रेयर करते हैं। उससे पता चलता है कि उससे डिवाइड होकर न्यू विंग्स और बन रहे थे। तो ये चीज़ और अच्छे से प्रूव करते हैं कि वो हार्मोन कितना ज़रूरी है बटरफ्लाई के डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पे भी जीत जाते हैं फर्स्ट प्राइज़ जूलॉजी में, और इंटरनेशनल लैब जो है US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की, वहाँ पर इनको काम करने का मौका मिल जाता है। तो ये साइंस फेयर जीतने से सिर्फ और सिर्फ ये जीत नहीं रहते, इन्हें बहुत बड़ी बड़ी रिसर्च लैब्स में काम करने का मौका मिल रहा था, और उससे क्या हो रहा था कि ये नए नए साइंटिस्ट से मिलते होंगे और मेहनत करते होंगे और चीज़ों को समझते होंगे। अब वापस चलते हैं, अब ये 12th पास करने के बाद ये हॉवर्ड्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बन जाते हैं। अब वहाँ हॉवर्ड्स में क्या क्या करते हैं ये वो जानते हैं, और कैसे ये इंसेक्ट से ह्यूमन बॉडी में पहुँचते हैं वो जानोगे, वो मैं सीधा आपको बुक से पढ़ाती हूँ।
जब इनका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है तो वहाँ भी फर्स्ट ईयर में ये लेबोरेटरी में एक्सटेंसिव रिसर्च करते रहते हैं मोनार्क के प्यूपा पे। एंड अ ईयर एंड हाफ लेटर, जब इनका आप मान लो कि आगे जब सेमेस्टर इनका जब मूव होता है, तब ई ब्राइट को एक आइडिया आता है, न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ, हमारे ह्यूमन सेल की लाइफ के बारे में इन्हें कुछ पता चलता है। और वो पता कब चलता है, जब ये एक्सरे देख रहे थे, एक्सरे की फोटोज देख रहे थे, किसकी, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन की, तो इन्हें कुछ बहुत अलग सा पता चल जाता है। जब इन्हें पता चलता है तो ये चिल्ला के यूरेका नहीं बोलते, कि बिल्कुल शांत रहते हैं और उसके ऊपर आगे की रिसर्च करनी शुरू करते हैं। अब इन्हें पता क्या चला था, ये आप ध्यान से देख लो, इन्हें पता चल गया था दैट हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए। डीएनए आपको पता होगा, डीएनए एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो न्यूक्लियस में होता है हमारे सेल के, और ये हमारी हेरिडिटी को कंट्रोल करता है, ठीक है। और जो है इसी से रिलेटेड इन्होंने पता लगाया कि कैसे जो हमारा सेल है ना, वो ब्लूप्रिंट रीड करता है डीएनए का। तो इतनी बड़ी रिसर्च इन्होंने करी थी, और जो है इससे आगे क्या फ़ायदा मिला कि आज के समय पे इनकी इस रिसर्च पे गाइस बहुत बड़े बड़े आगे एक्सपेरिमेंट्स करे जा रहे हैं, और अगर हो जाएगा तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज उससे जो है हमारे को मिल सकता है। तो आप देखो, एक बच्चे की जिसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी एक बटरफ्लाई कलेक्शन से, कहा आज उन्होंने जो है वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी रिडल थी, ये हमारी देखो यहाँ लिखा हुआ है, अगर आप बुक में देखोगे तो ये एक बायोलॉजी का बहुत बड़ा पजल था कि कैसे सेल रीड करता है ब्लूप्रिंट को डीएनए के, ये इन्होंने सॉल्व कर दिया। तो ये इनकी मेहनत और इनकी क्यूरियोसिटी और इनकी जो है साइंटिफिक जर्नी में जो जो इन्होंने सीखा उसका ही रिजल्ट था। फिर ये अपने दोस्त के साथ मिलके मॉडल्स वगैरह बनाते हैं इस सब थ्योरी को प्रूव करने के लिए। इनके उस दोस्त का नाम था जेम्स आर वोंग। यही इन्होंने थ्योरी जो लिखी थी वो इनके साइंटिफिक जर्नल में अपलोड हुई थी, ठीक है, पब्लिश हुई थी, आई मीन टू से। अब लास्ट में जो है आपको रिचर्ड ई ब्राइट के साइंटिफिक करियर के बारे में इतना ही बता रखा है। अब ये मत सोचो कि ये सिर्फ साइंस के एक्सपेरिमेंट्स में ही सबसे आगे थे। इनके एक टीचर हैं, वो बताते हैं कि ये बच्चा जो था ना मेरा, ये बिल्कुल ऑलराउंडर था, ठीक है। उनका नाम क्या है, रिचर्ड ए वियरर, याद मत रखो, ये इनके सोशल स्टडीज़ के टीचर थे। तो वो बताते हैं कि जो ये रिचर्ड ई ब्राइट है ना, ये परफेक्ट थे बिल्कुल। ये हर बार जो है ना, जैसे साइंस लेबोरेटरी में बिजी रहते थे, तो इसका मतलब ये नहीं है बाकी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेते थे, नहीं, पब्लिक डिबेटिंग में ये पार्ट लेते थे। कभी नहीं कहते थे अरे मैं एक्सपेरिमेंट कर करके थक गया, नहीं, डिबेट्स में, स्पीचेस में पार्ट्स लिया करते थे। बहुत ही कॉम्पिटिटिव टाइप के बच्चे थे ये। अलग अलग स्पोर्ट्स में भी ये जो है पार्टिसिपेट करते थे। फोटोग्राफ बहुत अच्छी खींचते थे, नेचर की, साइंस की, और बहुत सारे स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करते थे। और कभी भी अपना एक एक्स्ट्रा एफर्ट देने से नहीं डरते थे, यानी कि मेहनत करने से तो बिल्कुल भी नहीं डरते थे। और यही चीज़ वो कहते हैं कि यही चीज़ थी जिसने रिचर्ड को एक बेहतरीन साइंटिस्ट बनाया। तभी आपके चैप्टर का नाम क्या है, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। तो उनके जो टीचर है बताते हैं कि ये है वो प्रॉपर चीज़ें जिनसे जो है एक परफेक्ट साइंटिस्ट बनता है। वो क्या क्या है, इस पे से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, दैट व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स इन मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। तो पहला है फर्स्ट रेट माइंड, तेज दिमाग, क्यूरोसिटी, आप में क्यूरोसिटी होनी चाहिए, मिक्स द विल टू विन, यानी कि जीतने की इच्छा सही रीजन के लिए। क्योंकि रिचर्ड ई ब्राइट ना बहुत कॉम्पिटिटिव थे, इन्हें जीतना था। पहली बार 7th क्लास में हार गए तो हार गए ना, नहीं, इन्होंने कहा भाई मैं तो अगले साल से जीतूंगा, फर्स्ट आऊंगा हर बारी। और हर बारी आए भी वो, जीते भी वो। तो उनको वे जीतने की चाहत थी सही रीजंस के लिए, और इससे वो बन गए एक बढ़िया साइंटिस्ट। एंड जो है देखो, ये उनकी जर्नी रही। ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स को ओपन करते ही उनकी साइंटिफिक जर्नी देखो शुरू हो गई थी। क्योंकि जो उन्होंने वो पहला एक्सपेरिमेंट, वो बटरफ्लाई को रेयर करा था ना अपने बेसमेंट के अंदर, वहीं से उनकी शुरुआत हो गई थी। एंड आज वो एक बहुत ही फेमस एंड बहुत ही अच्छे काम किया है उन्होंने हमारी ह्यूमन सोसाइटी के लिए। ऐसे साइंटिस्ट है रिचर्ड ई ब्राइट, ठीक है। चलो, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। अब आपको ये बहुत आसान लगा होगा ना, जो ये नोट्स मैंने बनाए थे, ठीक है। तो आप ऐसे ही जो है ये नोट्स कॉपी स्क्रीनशॉट ले लेना। आप जो है, मैं अभी इसको रिवाइंड करके वीडियो को, तो आप इसका स्क्रीनशॉट क्लिक कर लेना जो मैंने नोट्स लिखे थे, ठीक है। तो चैप्टर कंप्लीट गाइस, ये पूरी बुक कंप्लीट हो चुकी है आपकी, तुम पूरे तैयार हो। एक एक चैप्टर अब तुम्हें आता है। अब बस ऑल यू हैव टू डू इज टू प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चन एज यू कैन डू। तो वो मैं करा रही हूँ, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जस्ट गो एंड चेक आउट माई चैनल, आपको मिल जाएंगे हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई नो पैटर्न चेंज हो रहा है, तुम डरते हो क्या क्वेश्चन आएंगे, कैसे आएंगे। मैं जो क्वेश्चन तुम्हें बताऊंगी 10, 12, 15 जितने भी हर एक चैप्टर के, अगर आपने सिर्फ उनको प्रैक्टिस कर लिया, आप एग्जाम में हर क्वेश्चन आंसर कर पाओगे। बट हाँ, पहले ये चैप्टर्स पढ़ के जरूर समझ लो। ये इस वीडियो में भी मैंने आपको हर चैप्टर ऐसे पढ़ाया है कि इन अ शॉर्ट स्टोरी फॉर्मेट वो तुम्हारे
तुम्हारे दिमाग में बस जाए, तुम्हें स्टोरी पता हो, तुम आंसर कर पाओ, और जो है इस तरीके से हम फुल मार्क्स लेकर आएंगे अपने एग्जाम में। तो मैं चलती हूँ। अब अगर आपको फर्स्ट बुक पढ़नी है, पोम पढ़नी है, या इस बुक के क्वेश्चन आंसर्स देखने हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करते रहो, मेरे चैनल चेक करते रहो, यू विल गेट एवरीथिंग। नोट्स के लिए इंस्टाग्राम आईडी का लिंक गिवन है, वहाँ पे मैं हर चैप्टर के नोट्स अपलोड करूँगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड जो है समरी और जो है वर्ड मीनिंग्स, पोएटिक डिवाइसेस। तो वहाँ से जाके स्टडी मटेरियल एक्सेस कर लो। तो बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वन शॉट में।